कर दूँ, ये जो लेक्चर है जो अभी आप देखने जाओगे इसके आगे, वो बेसिकली मेरे एक लाइव सेशन का पार्ट है जहाँ पे मैंने एक लाइव क्लासेस ली थी, जहाँ पे मैंने एक लाइव। तो इसके आगे प्रोजेक्ट इन सॉलिडिटी। तो शुरू करने से पहले वीडियो में ये बता दूं कि जहाँ से मैं कोडिंग शुरू कराऊंगा, वहाँ से एक्चुअली में आप जो वीडियो देखोगे वो बेसिकली मेरे एक लाइव क्लास का पार्ट है। मैंने अभी एक लाइव क्लास कराई थी जहाँ पे मैं लाइव क्लास और लाइव डाउट सॉल्विंग दोनों चीज़ें करवा रहा था। तो ये जो रिकॉर्डिंग होगी जहाँ से मैं कोडिंग शुरू कराऊंगा वो उस वहाँ का ये पार्ट है। तो एक डेमो पर्पज़ के लिए जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि मतलब मैं किस तरह से लाइव क्लासेस ले रहा हूँ। वैसे ये मेरी पहली लाइव क्लास थी, मैं बता दूँ। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको क्यों नहीं पता इस लाइव क्लास के बारे में, तो मैं बता दूं कि मैंने कहीं पे भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं डाली थी, ना तो मैंने यूट्यूब ना अपने इंस्टाग्राम वाले जो हमारी जो इंस्टाग्राम की कम्युनिटी है वहाँ पे भी मैंने इसके बारे में कुछ नहीं डालता। इनडायरेक्टली वैसे मैंने वहाँ पे पोस्ट किया था, बट मैंने एज सच कहीं पे भी इसके बारे में कोई भी एडवर्टीजमेंट या इस तरह की कोई चीज़ नहीं की थी। तो इसलिए आपको नहीं पता होगी इस चीज़ के बारे में, ठीक है। बट अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो कि हाँ मुझे भी लाइव क्लास का पार्ट बनना है, डेफिनेटली अभी तो बैचेस मतलब मैं कहूँगा एक तरह से फुल ही है। तो अभी तो नहीं, मगर हाँ आने वाले टाइम में अगर आपको लगता है कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो कि मैं लाइव क्लास में लाइव डाउट सॉल्विंग लाइव क्लास दोनों को अटेंड करना चाहता हूँ, तो आप नीचे मैंने गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप उसको फिल कर सकते हो और आप एक लाइव क्लास का पार्ट बन सकते हो। तो जब भी अगर मैं लाइव क्लास इन फ्यूचर कराता हूँ तो मैं डेफिनेटली आपको आपके मेल से मैं कॉन्टैक्ट करूँगा कि हम लोग लाइव क्लास कराने जा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब शुरू करते हैं। तो क्राउड फंडिंग है क्या, पहले इसको समझ लिया जाए। क्राउड फंडिंग बेसिकली क्या होती है कि क्राउड फंडिंग में एक कंपनी होती है और ये कंपनी क्या करती है, ये लोगों से क्राउड से पैसे इकट्ठा करती है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है क्राउड फंडिंग। मतलब ये एक कंपनी है और आपने बहुत सारे इस तरह के यूट्यूब पे ऐड भी देखे होंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, कुछ एनजीओज आती हैं, वो ऐड करती हैं, वो कहती हैं भाई कुछ पैसा हमें दे दो और जो भी आप पैसा दोगे उसको हम ना चैरिटी, जैसे से किसी प्रोजेक्ट, कोई इन्वायरमेंट का प्रोजेक्ट है उस पर, या फिर किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो यही चीज़ होती है क्राउड फंडिंग। मतलब एक कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोगों से क्राउड से पैसा इकट्ठा करती हैं और उसको यूज़ करती हैं चैरिटी, प्रोजेक्ट, बिजनेस एक्सेट्रा, बहुत तरह के अदर रीजंस होते हैं उसके लिए, ठीक है। बट इस क्राउड फंडिंग वाली जो चीज़ है, इस क्राउड फंडिंग की जो ये प्रोसेस है, इसमें एक प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम ये है कि क्या भरोसा कि जो ये कंपनी है जब ये पैसा इन लोगों से लेगी तो ये पैसा ये कंपनी लेके नहीं भागेगी। ये भी तो हो सकता है कि उसने क्या किया, इन लोगों से कुछ पैसा लिया, जब इनके पास अच्छा खासा पैसा हो गया तो चैरिटी, प्रोजेक्ट, बिजनेस इन सब में ना लगाने से मतलब उन्होंने नहीं लगाया और उन्होंने क्या किया, ये पैसा लेके वो भाग गए। तो ये वाली बात हो जाएगी दिक्कत की, राइट। तो इस दिक्कत से कैसे बचा जा सकता है? तो इस दिक्कत से बचा सकता है हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो इसीलिए हम एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे जिसके थ्रू हम इस दिक्कत से बच सके। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की डिज़ाइन किस तरह से होगी। तो मान लेते हैं कि ये कोई मैनेजर है, मतलब वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, जो कि बेसिकली क्राउड से पैसा इकट्ठा करती है, जैसे ये हम लोगों ने पिछली साइड में देखा, ये कंपनी है। तो मान लेते हैं कि ये जो मैनेजर है उस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है और इसका काम क्या होता है, यही बेसिकली जो है गोल सेट करता है, मतलब एक तरह से टारगेट सेट करता है कि किस चीज़ के लिए हमें फंडिंग चाहिए। हो सकता है इस मैनेजर को फंडिंग चाहिए चैरिटी के लिए, बिजनेस के लिए, या फिर इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट के लिए कि भाई मुझे गंगा रिवर को बचाना है, इसलिए मुझे आप लोगों से पैसे चाहिए। जो ये मैनेजर होता है वो क्या करता है, वो फिर सेट करता है कुछ चीज़ें, जैसे टारगेट, डेडलाइन, मिनिमम कंट्रीब्यूशन। टारगेट क्या है कि मतलब हमें कितना रुपए चाहिए, लेट्स से हमें 1 लाख रुपए चाहिए गंगा को सेव करने के लिए, या फिर 1 लाख रुपए चाहिए किसी का एक्सीडेंट हुआ है उसकी हेल्प करने के लिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ डेडलाइन। डेडलाइन का क्या मतलब है, डेडलाइन का मतलब ये है कि कितने टाइम तक के हमारे, मतलब कितना टाइम है हमारे पास। लेट्स से मुझे 10 दिन में ही 1 लाख रुपए चाहिए, तो हमारा 10 दिन एक तरह से क्या होगी, डेडलाइन होगी। मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन का सिंपली मतलब है कि भाई ऐसा ना हो कि हम जो ये मैनेजर है वो जब वेबसाइट के थ्रू एडवर्टाइज कर रहा है कि भाई हमें पैसे चाहिए, तो कोई 1 रुपये डोनेट कर दे। तो ऐसा तो हम नहीं चाहेंगे ना कि 1 रुपये कोई डोनेट करे। तो ये मैनेजर क्या करेगा, एक मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन रखेगा कि कम से कम लेट से 100 रुपये तो आपको कॉन्ट्रीब्यूट करने होंगे अगर आप इस मतलब इस क्राउड फंडिंग का पार्ट बनना चाहते हो। तो ये तो बात होगी मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि टारगेट, डेडलाइन और मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन को सेट करेगी। पहली वाली चीज़ में क्या प्रॉब्लम थी, पहली वाली चीज़ में प्रॉब्लम ये थी कि जो कंपनी थी या ये जो मैनेजर है वो पैसे लेके भाग सकता था। मगर अब हम क्या करेंगे, जो क्राउड होगा, जो हमारा क्राउड होगा, वो पैसा डायरेक्टली मैनेजर को ना देके कहाँ देगा, वो पैसा देगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। जी हाँ। तो ये मैनेजर क्या करेगा या एक कंपनी क्या करेगी, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन करेगी और जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स होंगे वो ये ईथर्स किसको ट्रांसफ़र करेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफ़र करेंगे।
और ये मैनेजर इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जब इसको ईथर निकालना होगा, क्योंकि भाई कंट्रीब्यूटर्स ने तो ईथर ट्रांसफर कर दिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तो इस मैनेजर को जब अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से पैसा निकालना है या ईथर निकालना है, ताकि वो इस मतलब जो जिस टारगेट के लिए वो मतलब पैसा इकट्ठा करवाना चाह रहा था, तो उसके लिए वो डायरेक्टली पैसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से नहीं निकाल सकता। उसके लिए उसको लेनी पड़ेगी परमिशन, और ये परमिशन वो लेगा कॉन्ट्रीब्यूटर से। अगर कॉन्ट्रीब्यूटर्स के 50% से ज़्यादा लोग कह देते हैं कि ठीक है तुम पैसा निकाल सकते हो, तुम ईथर निकाल सकते हो, तभी मैनेजर क्या कर पाएगा, ईथर इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से निकाल पाएगा। अदरवाइज वो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ईथर नहीं निकाल पाएगा। तो अगर आप पिछले एग्जाम्पल और इस वीडियो में मतलब इस एग्जाम्पल में कंपैरिजन देखेंगे, तो यहाँ पे ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है एक तरह से ये क्या बन गया, एक तरह से एक मीडिएटर बन गया, या फिर मैं कहूँ एक मिडिल मैन बन गया, जो कि कंट्रीब्यूटर और मैनेजर के बीच में एक तरह से एक डील करा रहा है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक एग्रीमेंट साइन करा रहा है, जहाँ पे मैनेजर तभी ईथर निकाल सकता है जब कि 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूटर्स वोट करेंगे कि हाँ तुम ईथर निकाल सकते हो, जिस कॉज या फिर जिस चीज़ के लिए तुम पैसा रेस करना चाहते हो, जिसके लिए तुम रिक्वेस्ट रेस कर रहे हो। बाई चांस ये भी हो सकता है कि हमारा जो टारगेट है या जो हमारी डेडलाइन है वो मीट ना करे। भाई मैनेजर ने कहा हमें 1 लाख रुपए 10 दिन में चाहिए, हो सकता है कि 1 लाख रुपए 10 दिन में नहीं हो पाए, 11वां दिन हो गया और अभी भी 90,000 रुपीज़ हुए, 90,000 रुपये हुए। उस केस में क्या होगा, उस केस में जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अपना ईथर वापस ले सकते। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक बार ईथर देते तो वो वापस नहीं ले सकते। अगर डेडलाइन और टारगेट ये दोनों चीज़ें मीट नहीं होती है, मतलब कि जो मैनेजर ने जिस चीज़ के लिए फंड रेस किया था, उसने कहा था 1 लाख रुपए 10 दिन में चाहिए, अगर 1 लाख रुपए 10 दिन के अंदर नहीं हो पाते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूटर्स अपना पैसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से वापस ले सकते हैं, अपना ईथर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से वापस ले सकते हैं। मगर ये तभी ऐसा हो सकता है जब डेडलाइन और टारगेट नहीं मीट हुई। ऐसा नहीं है कि मान लो कि 10 दिन बस हो रहे थे, अभी 10 दिन हुआ नहीं है, 9वें दिन में ही कोई आता है कॉन्ट्रीब्यूटर कहता है मुझे अपने ईथर वापस चाहिए, नहीं, उस टाइम पे फिर ये कॉन्ट्रीब्यूटर इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जो इसने ईथर डोनेट किए थे उसको निकाल नहीं पाएगा जब तक कि डेडलाइन और टारगेट ओवर नहीं हो जाता। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी कि क्या हम लोग डिज़ाइन करने जा रहे हैं, क्या हमारा पर्पस है, क्या हमारी एल्गोरिथम रहेगी जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। अब इसके बाद का जो भी आप वीडियो देखोगे वो मेरे लाइव सेशन का पार्ट होगा, मेरी लाइव क्लास का पार्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी जब भी हमें बनाना है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पहले हम डिज़ाइन करेंगे, क्या एल्गोरिथम है। मैंने तो यहाँ पे पिक्चर के थ्रू डिज़ाइन किया है, डेफिनेटली आपको ज़रूरत नहीं है, आप टेक्स्ट के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हो। मैंने इसलिए किया है क्योंकि ताकि वो समझाने में आसानी हो। तो आप पहले एक पेपर में उसकी पूरी एक आउटलाइन बनाएंगे और उसके बाद ही फिर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिज़ाइन करने शुरू करेंगे, और फिर जो जो चीज़ें आती जाएंगी बीच में उसको हम फिर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने रिमिक्स आईडी पे। तो ये हमारी रिमिक्स आईडी है। तो पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे, पहली चीज़ हम लोग वो वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे जो हमें चाहिए, मतलब कि जो वेरिएबल्स इन द सेंस जैसे कि हमने वहाँ देखा कि हमें मिनिमम कंट्रीब्यूशन चाहिए, हमें एक टारगेट चाहिए, हमें एक मतलब एक डेडलाइन चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, पहले डिफाइन करेंगे। आते हैं, अब शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग करेंगे वो होगा कॉन्ट्रीब्यूटर्स। कॉन्ट्रीब्यूटर्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग मैपिंग का यूज़ करेंगे। मैं लिखूँगा एड्रेस और UINT, यहाँ पे हो गया पब्लिक कंट्रीब्यूटर्स। तो ये किया क्या है मैं बता रहा हूँ। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक मैपिंग बनाई है जो कि एड्रेस को लिंक करेगी कंट्रीब्यूटर से, मतलब कि कितना कंट्रीब्यूटर्स एक तरह से पे कर रहे हैं। तो ये UINT में हम लोग वो वैल्यू लेंगे और ये एड्रेस क्या करेगा, उस कंट्रीब्यूटर के बारे में बताएगा कि भाई जैसे कि अगर हम सॉलिडी पे यहाँ पे आएँ तो ये जो एड्रेसेस होते हैं तो कौन सा कंट्रीब्यूटर कितना डोनेट कर रहा है वो इसके एड्रेसेस से हमें पता चलेगा, और वो भी आगे क्लियर हो जाएगा, इसलिए परेशानी होना है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने मैनेजर को डिफाइन करेंगे और मैनेजर का एड्रेस देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा रहेगा मिनिमम कंट्रीब्यूशन। ये सारी चीज़ें थोड़ी मैं शुरू में ही कर दे रहा हूँ। मिनिमम कंट्रीब्यूशन मतलब कि कितना मिनिमम कंट्रीब्यूशन हमें चाहिए, मैनेजर को कितना मिनिमम कंट्रीब्यूशन चाहिए। फिर उसके बाद डिफाइन करेंगे हम लोग डेडलाइन, और ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, राइट। डेडलाइन ये भी हमें चाहिए रहेगी। फिर हमें चाहिए होगा टारगेट, कि क्या टारगेट रखा गया है, क्या अचीव करना है। और इसके बाद दो हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, और वो होंगे हमारा रेज्ड अमाउंट, जो कि हमें हेल्प करेंगे कंपेयर करने में कि कितना मतलब कितना हमने रेज कर लिया है अमाउंट, ताकि हम टारगेट से कंपेयर कर सकें। वो भी चीज़ें आगे क्लियर हो जाएंगी। एक और हम लोग वेरिएबल लेंगे जिसे हम कहेंगे रेज्ड अमाउंट, एंड देन हम लोग लेंगे पब्लिक नंबर ऑफ
कॉन्ट्रीब्यूटर्स। और ये हमें क्यों चाहिए रहेगा, ये हमें इसलिए चाहिए रहेगा जब हम लोग को परसेंटेज निकालना होगा, जब हम लोग को करना होगा कि ये चीज़ चेक करनी होगी भाई कितने लोगों ने वोट किया है। तो अगर जब नंबर ऑफ वोट्स कम होंगे 50% से कम होंगे तो उस केस में मैंने बताया कि उस केस में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ईथर ट्रांसफर नहीं होंगे मैनेजर को, अदरवाइज वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इतने वेरिएबल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी और फंक्शन तो भी हम लोग डिफाइन करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग डिफाइन करेंगे वो होगा कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर में हम लोग पहले टारगेट सेट कर देंगे, मतलब जो मैनेजर होगा जो इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेगा वो टारगेट पहले ही सेट कर देगा और साथ ही साथ यहाँ पे डेडलाइन को भी सेट कर देगा। और टारगेट में हम लोग लिख देंगे टारगेट इज इक्वल टू टारगेट गेट एंड देन डेडलाइन इज इक्वल टू ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प। अभी मैं सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, एक बार मैं लिख दूँ प्लस ये हो गया डेडलाइन। और इसके बाद हमारा मिनिमम कंट्रीब्यूशन लेट से मैं कहता हूँ कि कम से कम 100 वही का कंट्रीब्यूशन होगा। मैनेजर के अंदर हम लोग डाल देंगे अपना मैसेज डॉट सेंडर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। तो कंस्ट्रक्टर मैंने जैसे कि पढ़ाया भी हुआ है कि कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर हमारा वो पहला फंक्शन होता है जैसे ही वो डिप्लॉय होता है। तो मैनेजर जब भी जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेगा तो वो टारगेट की वैल्यू सेट कर देगा और डेडलाइन सेट कर देगा कि भाई मुझे 1 लाख रुपीज़ का, मतलब मैं अभी रुपीज़ के टर्म्स में बात कर रहा हूँ कि 1 लाख रुपीज़ का टारगेट है और मुझे लेट से 10 दिन में ये अचीव करना है। तो टारगेट के अंदर टारगेट चला जाएगा। डेडलाइन में क्या किया मैंने, डेडलाइन में बेसिकली मैंने ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प, ये हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल होता है जो सॉलिडी में एक ग्लोबल वेरिएबल होता है जिसके थ्रू हमें जो करंट ब्लॉक का टाइम स्टैम्प है वो पता चलेगा और जो कि हमारे होता है यूनिक्स के टर्म्स में। अगर देखा हो ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प, मैंने जहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल वाला वीडियो बताया है तो वहाँ पे मैंने बताया कि ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प जो होता है वो हमें यूनिक्स के टर्म्स में मतलब वैल्यू देता है जब से यूनिक्स स्टार्ट हुआ था और ये सेकेंड्स में होती है। तो हम डेडलाइन जब उसमें ऐड करेंगे तो एक तरह से हम क्या करें कि मान लेते हैं कि 10 सेकेंड पर हमारा ब्लॉक बना है और हम चाहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट 1 घंटे तक चले, तो हम इसमें क्या करेंगे 1 घंटे चलाने के लिए इसमें 3600 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, एक बार मैं क्लियर कर दे रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि अभी के लिए मान लेते हैं कि 10 सेकेंड पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ और हम चाहते हैं कि ये 1 घंटे और चले, तो हम क्या करेंगे इसमें सेकेंड्स ही ऐड कर देंगे क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट्स में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 60 × 60 ये वाली चीज़ मैंने की है, 60 × 60, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मिनिमम कंट्रीब्यूशन 100 भी यहाँ पे रखा है और मैनेजर के अंदर मतलब मैसेज डॉट सेंडर, मतलब जैसे ही वो डिप्लॉय करेगा तो मैसेज डॉट सेंडर से वैल्यू हमारे मैनेजर के पास आ जाएगी। तो पहले यहाँ तक मुझे बता दो कि क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, तो पराग मतलब क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं, कोई दिक्कत और भाई शुभम आप भी बता दो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ पे? नहीं, क्लियर है। सही है ना, मतलब कोई भी चीज़ अगर छोटी सी भी डाउट हो ये मत समझना कि मैंने पहले पढ़ाया हुआ है तो नहीं पूछना है, मतलब पूछ लेना कि हाँ नहीं समझ में आया अभी भी तो मैं बता दूंगा। तो ये मत सोचना, ठीक है। तो मैसेज डॉट सेंडर वाली चीज़ क्लियर है, ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प वाली चीज़ क्लियर है? ओके ठीक, तो चलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अपना कंस्ट्रक्टर बना लिया है और अपना हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल्स को डिफाइन भी कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान देना। तो हम लोगों ने एल्गोरिथम में देखा था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ईथर कौन ट्रांसफर करेगा, हमारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे और मैं कोई तेज़ तो नहीं चल रहा हूँ ना, मतलब स्पीड मेरी सही है? हाँ ठीक है, ठीक है। स्पीड सही है शुभम भाई? यस भाई, सही है। ओके तब हाँ ठीक है। फंक्शन, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा और वो होगा सेंड, लेट्स से उसका नाम रख देते हैं सेंड एथ। इसको मैं कर देता हूँ पब्लिक। इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे ईथर सेंड करेंगे टेबल और मतलब ईथर सेंड क्या करेंगे, मतलब जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं वो ईथर डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटर्स को क्या करना है ईथर सेंड करना है, मतलब सेंड इन द सेंस कि डोनेट करना है, कंट्रीब्यूट करना है। और ये चीज़ हम लोग अपडेट करेंगे अपने इस वाली चीज़ में, कंट्रीब्यूटर्स वाली चीज़ में। अभी समझ में आएगा कैसे। मगर सबसे पहली चीज़ जो हमें जाननी है वो ये है कि भाई अगर कोई ईथर सेंड कर रहा है, कोई कंट्रीब्यूटर लेट से ईथर सेंड कर रहा है, तो उस टाइम पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है भी कि नहीं, मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कहीं डेडलाइन तो नहीं क्रॉस कर गया, जो मैंने कहा था ना एक डेडलाइन होनी चाहिए। तो अगर वो डेडलाइन क्रॉस कर गया तो सीधी सी बात है हम ये अलाउ नहीं करेंगे, राइट।
इसीलिए हम यहाँ पे एक रिक्वायर लिखेंगे और रिक्वायर स्टेटमेंट में लिखेंगे कि ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प की वैल्यू कम है, मतलब कि अगर ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प की वैल्यू कम है तभी एंटर करने देना, अगर ऐसा नहीं है तो मतलब मैसेज प्रिंट करा देना डेडलाइन एज पास्ट, मतलब कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ कर देंगे। फिर दूसरी चीज़ जो हमें चेक करनी है वो ये है कि हमने, जैसे कि मैंने बोला था कि हमें एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन चाहिए, हमें ये नहीं कि कोई भी लेट से आया हुआ और 1 वेई हमें दे देगा, तो ऐसा हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि 100 वेई से कम तो हो ही ना, और ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन की थी, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे रिक्वायर, और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैसेज डॉट वैल्यू, मतलब जो वो ट्रांसफ़र कर रहा है वैल्यू वो क्या ग्रेटर है हमारे, ग्रेटर देन इक्वल है हमारे मिनिमम कंट्रीब्यूशन से। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, तो पास करने देना, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करा देंगे कि मिनिमम कंट्रीब्यूशन इज नॉट मेट। और इसके थ्रू क्या होगा, मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि मिनिमम कंट्रीब्यूशन हमारा मेट नहीं हुआ है तो इसलिए आगे नहीं जा सकते, और हम लोग ट्रांजैक्शन को एक तरह से रिवर्ट करा देंगे। रिवर्ट कराने का मतलब है कि हम ये पास ऑन होने ही नहीं देंगे। कि मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या, मैसेज और गया, ठीक है। अब अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट हमारी मेट हो जाती है तो हम क्या करेंगे, तो हम लेंगे अपने कॉन्ट्रीब्यूटर्स को और यहाँ पे मैसेज डॉट सेंडर, ये चीज़ समझना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम चेक करेंगे कि ये ज़ीरो है कि नहीं। इसका क्या मतलब है मैं बता रहा हूँ। अब ये हम लोग कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि जो मैसेज डॉट सेंडर है, हमारा जो ये मैसेज डॉट सेंडर है, इसके अंदर जो मतलब एथ है, मतलब एथ इन द सेंस जो इसने डोनेट किया है, अगर अभी इस टाइम की बात की जाए, हमारी मैपिंग की बात की जाए, तो इस समय क्योंकि ये यूआईएनटी टाइप है तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जीरो होगा, राइट। कोई भी एड्रेस अगर यहाँ पे आएगा अभी इस समय, तो एड्रेस की वैल्यू भी 0 × 0 है और वो मैप हो रही है हमारे जीरो वैल्यू से, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने बताया कि सोलिडिटी में बाय डिफ़ॉल्ट अगर यूआईएनटी आपने यूज़ किया हुआ है और उसको इनिशलाइज नहीं किया है तो वो जीरो रहती है। तो इसी वजह से बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, अभी के लिए जीरो होगी, क्योंकि अभी उसने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किया ही नहीं है। जब वो कॉन्ट्रीब्यूशन कर देगा तब हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर्स हमारे इंक्रीज कर गए, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और है, कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो था हमारा, जो ना जिसने कंट्रीब्यूट किया है उसने लेट से हमें जो वैल्यू कंट्रीब्यूट की, तो हमारी ये हो गएगी कंट्रीब्यूटर्स इक्वल टू, और यहाँ पे एक चीज़ कर देंगे, मान लेते कि उसने एक से ज़्यादा बार वो किया, ट्रांसफ़र किया वैल्यू, मैं अभी बता रहा हूँ उसका मतलब क्या वैल्यू, और रेज्ड अमाउंट हमारे यहाँ से बढ़ जाएगा। रेज्ड अमाउंट हमारा हो जाएगा यहाँ पे मैसेज डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने किया क्या, तो मैं चेक ये कर रहा हूँ बेसिकली, अगर मान लेते कोई एक कंट्रीब्यूटर आता है पहली बार में, तो मैसेज डॉट सेंडर मतलब जो उसने कंट्रीब्यूशन किया है वो जीरो रहेगा, तो इसी वजह से हमने उसको इंक्रीज करा दिया, ठीक है। उसने लेट से आया और उसने 100 वही ट्रांसफ़र किए, जिसकी वजह से हमने नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटर्स को मतलब कि प्लस कर दिया, मतलब कि एक कंट्रीब्यूटर हमारा मिल गया हमें। फिर हमने क्या किया, उसकी जो भी मैसेज डॉट वैल्यू थी उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया मैसेज डॉट सेंडर में, और यहाँ भी प्लस क्यों किया मैं बता रहा हूँ। फिर जो भी रेज्ड अमाउंट था, अभी रेज्ड अमाउंट में भी बाय डिफ़ॉल्ट जीरो ही होगा क्योंकि ये भी यूआईएनटी टाइप है, तो हमने क्या किया, रेज अमाउंट में वो मैसेज डॉट वैल्यू जो उसने ट्रांसफ़र किया उसको ऐड कर दिया, तो अभी हमारे रेज अमाउंट में 100 आ गया है, हमारे कंट्रीब्यूटर मैसेज डॉट सेंडर में भी 100 आ गया। बट हो सकता है कि वही अकाउंट फिर से कंट्रीब्यूट करना चाहे, राइट, ये भी हो सकता है, कि भाई वो जो मैसेज डॉट सेंडर था वो फिर से हमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है। उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, उस पर्टिकुलर केस में हम फिर से चेक करेंगे क्या मैसेज डॉट सेंडर अभी भी जीरो है, तो अभी तो वो जीरो रहा नहीं क्योंकि अब वो हो गया 100 वही, अभी हम लोग इसे टेस्ट भी करेंगे, तो ये 100 वही हो गया है, तो हम नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटर्स नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि वो तो वही वाला कंट्रीब्यूटर है ना जो पहले जिसने 100 वही अभी डोनेट किया था। हम क्या करेंगे, सिंपली उससे कंट्रीब्यूशन में पहले जो उसने 100 वही दिया था प्लस लेट से उसने फिर 200 वही दिया, तो 200 प्लस 200 मतलब उसका कंट्रीब्यूशन इस मैसेज डॉट सेंडर का कंट्रीब्यूशन हो गया 300 वही, और रेज अमाउंट भी हो गया हमारा 300 वही। तो इसीलिए ये वाला इफ़ हमने लगाया है कि हम चेक कर सके कि ये जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो पहली बार कर रहा है कि एक दो बार और कर चुका है, ठीक है, ताकि जब परसेंटेज हम लोग निकालेंगे कि हाँ 50% से ज़्यादा लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है कि नहीं, तो उसमें कुछ गड़बड़ ना हो। अगर एक ही पर्सन बार बार थोड़ी थोड़ी अमाउंट में वैल्यू
ट्रांसफ़र करता रहेगा तो सीधी सी बात है वो रिक्वेस्ट कर पाएगा, क्योंकि तब तो मतलब एक तरह से 50% का जो वेटेज है उसके फेवर में आ जाएगा। अगर लेट्स से उसको 500 वेई करना था और वो 100 वेई करके 5 टाइम्स करेगा, और अगर हम लोग नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटर को 5 टाइम्स बढ़ा देंगे तो उसका वेटेज तो बढ़ गया। तो ये चीज़ हम नहीं चाहते, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये वाली इफ़ वाली कंडीशन यहाँ पे लगा दी है। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ पे इसके बाद अपने जो भी उसने ट्रांसफ़र किया, अभी हम लोग उसको रन करेंगे फंक्शन, जो भी उसने हमें पैसा दिया है तो हम लोग चेक करेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस कितना हुआ है। पब्लिक यू रिटर्न्स UINT, और यहाँ पे मैंने किया रिटर्न एड्रेस दिस डॉट बैलेंस। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस चेक करेंगे। तो एक बार मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ और फिर इसके बाद जो भी डाउट होंगे तो पूछ लेना, ठीक है। पहले इसको एक बार डिप्लॉय कर देते हैं। ये ऑटो कंपाइल पे है तो ये पहले से कंपाइल हो गया। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट सही चल रहा है कि नहीं। तो ये हम मैनेजर आया, ये हमारा मैनेजर है, मान लेते हैं 0 × 5 B3। उसने लेट से यहाँ पे 100 वेई का टारगेट रखा, और लेट से 100 क्या रखते हैं, 1000 रख देते हैं। और उसने कहा कि जो डेडलाइन है इस कॉन्ट्रैक्ट की वो 1 घंटे की है, मतलब 1 घंटे में हमें 1000 वेई चाहिए, ठीक। और उसने डिप्लॉय किया अपने कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारा डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये सारे फंक्शन था। अगर अभी हम टारगेट चेक करें तो ये 1000 वही है, सही है। अभी रेज अमाउंट 0 होगा, है। नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटर किसी ने भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है तो ये भी 0 है। मिनिमम कंट्रीब्यूशन हमने 100 वही रखा था, बिल्कुल है। मैनेजर हमारा 0 × 5 B3 था, बिल्कुल है, सही है। और अगर बात की जाए अभी बैलेंस की, कॉन्ट्रैक्ट में क्या बैलेंस है, तो 0 बैलेंस है, अभी किसी ने कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं किया है। और डेडलाइन देख लेते हैं, तो ये देखिए ये यूनिक्स के टाइम मतलब यूनिक्स के फॉर्मेट में आ रही है। तो जो भी टारगेट रहा होगा, जब भी मतलब जो उस पर्टिकुलर टाइम पे यूनिक्स में सेकंड्स दिखा रहे होंगे, उसमें हमने क्या किया है, 3600 ऐड कर दिया, और ये हमारी डेडलाइन बन गई। अगर हम अभी बात करें कंट्रीब्यूटर्स की, तो अभी कोई भी कंट्रीब्यूटर्स नहीं है। तो लेट्स से अगर मैं चेक करता हूँ फॉर एग्जांपल कि मैं ये वाला लेता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। तो अगर मैं कंट्रीब्यूटर्स देखूंगा तो इसकी अभी इसने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है, ठीक। अब हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो एड्रेस हमने लिया है, इसको मैं यहाँ से पहले हटा दूँ, ये कुछ अमाउंट ऑफ ईथर ट्रांसफ़र करें। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ आएंगे और लेट्स से ये 100 वही ट्रांसफ़र करना चाहता है, और ये क्या करेगा, सेंड कर देगा। तो मैं ऊपर कर दूँ, ओके ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ, द ट्रांजैक्शन हैज़ बीन अवॉर्डेड टू द मिनिमम। ये मैंने कितना ट्रांसफ़र किया भाई, ओके मैं फिर से एक बार ट्रांसफ़र करता हूँ। 100 वही का कंट्रीब्यूशन था, और हम लोगों ने यहाँ पे मैसेज डॉट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम कंट्रीब्यूशन। ओके ओके, contribution, sorry for this contribution यहाँ पे भी होगा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार डिप्लॉय करता हूँ, तो डिलीट, फिर से यहाँ पे रख देते हैं ट्रांसफर 1000 का, और लेट्स से भाई 3600। यहाँ से मैं मैनेजर वाले को फिर सेलेक्ट करता हूँ और डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। अब आते हैं और सेंड करते हैं ईथर। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, और ईथर को अब हम लोग यहाँ से सेंड करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे 100 वही ट्रांसफ़र करना और मैंने किया सेंड ईथर, ठीक है, सही है। तो अब यहाँ से हमारा 100 ईथर ट्रांसफ़र हो गया है, और ये चीज़ हम लोग चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम जाएंगे, नंबर ऑफ़ कंट्रीब्यूटर भी हमारे 1 हो गए होंगे, ठीक है। और अगर हम लोग देखें गेट कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस, तो ये भी 100 हो गया है, और रेज्ड अमाउंट भी हमारा अब 100 हो गया है। अब मान लेते हैं यही कंट्रीब्यूटर फिर से डोनेट करना चाहता है, अब यहीं पर ये वाली लाइन हमारी काम करेगी। अब इस केस में जो हमारा कंट्रीब्यूटर मैसेज डॉट सेंडर था, अब उसके पास 100 वही हो गया, अब वो 0 नहीं रह चुका। तो अगर इस केस में लेट से वो फिर से आता है और कहता है मैं 200 वही जाऊँगा, 200 वही ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, सेंड किया उसने, ठीक है, हो गया। अगर हम लोग अभी देखेंगे अपने रेज्ड अमाउंट को, तो ये 300 हो गया है। अगर आप नंबर ऑफ़ कंट्रीब्यूटर देखेंगे तो ये अभी भी 1 ही रहेगा, क्योंकि सेम पर्सन ने दूसरी बार ट्रांजैक्शन किया है। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। मैं एक बार फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ, कोई डाउट हो तो पहले पूछ लेना। ओके, कोई डाउट यहाँ पे है पराग
किसी भी तरह का? नहीं नहीं सही चल रहा है, ठीक है। हाँ। और हाँ शुभम, कोई दिक्कत अभी तक, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो पूछना भाई। तो मुझे एक डाउट है कि MSD सेंटर इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो मतलब एग्जैक्टली वो लाइन पर रिपीट करोगे? अच्छा Explain. ठीक है, मैं बता रहा हूँ। हाँ वो थोड़ी कंफ्यूजिंग लाइन है। हाँ देखो अभी हो क्या रहा है, मैं इसको थोड़ा फिर बताऊँ। अभी ये जो हमारा मैपिंग वाली ये चीज़ समझ में आ रही है, अब वो ठीक है। yes. एक समझ लो एक टेबल है, ठीक है, और उस टेबल में रोज और कॉलम्स है। तो उस रो में जो पहली रो है, एड्रेस किसी एक पर्टिकुलर यूएनटी को मैप कर रही है, और अभी के टाइम पे क्योंकि कुछ एड्रेस नहीं है और कुछ यूएनटी नहीं है, तो दोनों ही एक तरह से जीरो है। तो मतलब एक तरह से हम कहेंगे कि जीरो, एक तरह से जीरो इंटू जीरो मान लो, जीरो इंटू जीरो जीरो, ये एक तरह से मैप कर रहा है आपके जीरो को, ठीक। Correct. अभी के लिए ये है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जब ये कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, अभी के लिए अगर चेक किया जाए तो मैसेज डॉट सेंडर, मैसेज डॉट सेंडर जब हमने किसी ने यहाँ पे ये इस कॉन्ट्रैक्ट इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कराया, तो हमने क्या किया था, इस एड्रेस की हेल्प से कॉल कराया था, सेंड ईथर, राइट। अब Yes. ये वाला सेंड ईथर की जो एड्रेस है वो यहाँ पे चला गया, राइट। एक तरह से मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे इसे ऐसे पेस्ट कर दूँगा, कुछ इस तरह से हुआ होगा। मतलब अभी भी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो ही है, राइट, कुछ इसने कॉन्ट्री नहीं किया है। क्योंकि अगर यहाँ पे आए हम लोग, अभी इसका रिक्वायर स्टेटमेंट चेक हुआ, फिर उसके बाद ये वाला रिक्वायर, फिर अब इसमें देखा गया कि इस मैसेज डॉट सेंडर की वैल्यू क्या जीरो है, बिल्कुल है, क्योंकि एंटी की वैल्यू में तो कोई अपडेशन नहीं किया गया अभी तक। अब इसके बाद क्या हुआ है यहाँ पे, ये अब ये वाली लाइन चल गई, नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटर प्लस प्लस हो गया, एक कंट्रीब्यूटर हमें मिल गया। अब देखना यहाँ पे ये जो मैसेज डॉट सेंडर है, मतलब ये वही वाला मैसेज डॉट सेंडर, ये वाला, राइट, इसकी वैल्यू में मैसेज डॉट वैल्यू, और कौन सी वैल्यू थी, 100 ट्रांसफर किया था हम लोगों ने, तो 100 अब क्या हुआ, इसी के अंदर आ गया। एक तरह से अगर ये जो प्लस लगाया ना, इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब सिंपली ये लिखा हुआ है। अगर इसको थोड़ा मैं एक्सपैंड करके लिखूँ तो शायद थोड़ा क्लियर होता है, कुछ इस तरह से यहाँ पे ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो शुरू में तो हमारे इसकी वैल्यू जीरो थी मैसेज डॉट वैल्यू में, मगर अभी क्या वैल्यू आई, 100 वही की आई। इसी वजह से जीरो प्लस 100 इसके अंदर क्या चला गया, अब 100 वही चला गया। क्लियर हुआ ये चीज़, है ना? क्लियर ना हो तो Yes. पूछे ना यहाँ पे। इसी वजह से अब यहाँ पे पहले 100 आ गया, अब 100 आ गया। अब जब इसने दूसरी बार कंट्रीब्यूशन किया, तो यहाँ पे आते हैं फिर से, तो फिर जब इसने दूसरी बार कंट्रीब्यूशन किया तो अब ये वैल्यू जीरो नहीं रह गई है, अब ये क्या हो गई है, 100 हो चुकी है, राइट। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटर्स 1 हो ही चुके हैं। तो अब ये इफ़ के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये फिर से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है। और ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि परसेंटेज में गड़बड़ हो। अगर ये बार बार अपनी छोटी छोटी वैल्यूज ही को, अगर भाई इसको करना ही था 1000 वही तो एक साथ करता, मगर ये चालाकी क्या करने की कोशिश कर रहा था कि मैं 10 बार करूंगा तो मेरे वोट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब मैं तो एक तरह से एडवांटेज पे हो गया ना, मेरे पास 10 वोट मैं एक तरह से कर पाऊंगा, इस तरह से समझना। अब यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्टली इसमें ऐड कर दी वैल्यू 100 वही, फिर उसने 200 वही कर दिया, तो 100 यहाँ पे 100 पहले से था ही, 100 प्लस 200 300 वही हो गया। फिर उसके बाद हमने फिर रेज अमाउंट को बढ़ा दिया, तो उसमें कितना हो गया, रेज अमाउंट में पहले 100 था, अगर उसने 200 वही फिर दिया है तो 100 प्लस 200 300 वही हो गया। ये क्लियर हुआ अब? Yes. ओके, यही चीज़ यहाँ पे बेसिकली हुई। इसी ये बस एक शॉर्ट फॉर्म है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और कुछ नहीं है। तो मैं ऐसे हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी तक ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आई बिलीव, राइट। ठीक, अब आते हैं इनके रिफंड फंक्शन पे। मतलब कि ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंस भी चेक कर लिया, मतलब कि हमारा जो कंट्रीब्यूटर है वो इधर सेंड कर पा रहा है, बैलेंस चेक हो पा रहा है, सब कुछ हो पा रहा है। बट अभी मान लेते हैं कि डेडलाइन और हमारी जो वो चीज़ थी, क्या नाम है, हमारा टारगेट मेट नहीं होता है। उस केस में हमने क्या कहा था कि हमारा जो कंट्रीब्यूटर होगा, जो पैसा डोनेट कर रहा है, वो क्या कर सकता है, रिफंड मांग सकता है। इसीलिए हम एक फंक्शन और बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे रिफंड, और इसको मैं कर दूंगा पब्लिक। और इस रिफंड के अंदर ही अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखा यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि भाई रिफंड कब कर सकते हैं, एलिजिबल कब हो आप रिफंड के लिए। तभी एलिजिबल हो अगर आपका जो टारगेट था, मतलब जो इस कॉन्ट्रैक्ट का टारगेट था, वो एक कोई जो है वो म्यूट कर लेगा जिसका म्यूट नहीं है, ओके। हाँ, तो जो रिफंड जो मतलब कि रिफंड तभी हो पाएगा जब रिक्वायर्ड जो हमारा, मतलब दो चीज़ें हमें चेक करनी होंगी यहाँ पे। पहली चीज़ तो हमें ये चेक करनी होगी कि जो रेज अमाउंट था वो मेट ना हो पाए और डेडलाइन क्रॉस कर गई। मतलब कि हमने 10 दिन का टारगेट रखा था कि 1 लाख रुपए जमा करने, हुआ क्या, 11वां दिन आ चुका है और हम 1 लाख रुपए नहीं जमा कर पाए।
उस केस में क्या होगा, हम कह देंगे ठीक है अभी भी किसका है कि पराग, हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो रिफंड है उस केस में अब हम लोग क्या करेंगे, रिफंड के केस में हम लोग देखेंगे भाई 1 लाख रुपए 10 दिन में करना था मगर वो हो नहीं पाया। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, रिफंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम रिफंड नहीं करेंगे कि भाई अभी भी हमारा मतलब 9 दिन ही हुए थे और कोई आता है कहता है भाई मुझे पैसा वापस चाहिए, तो उस केस में हम रिफंड नहीं करेंगे क्योंकि अभी भी डेडलाइन 10 दिन की थी और उसने 9वें दिन में ही मांग लिया है। तो ये चीज़ करना है, तो हम इसके लिए एक रिक्वायर्ड स्टेटमेंट फिर से लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प की वैल्यू अगर ग्रेटर है, मतलब कि आपकी जो ब्लॉक्स टाइम स्टैम्प की वैल्यू अगर डेडलाइन को क्रॉस कर गई है और साथ ही साथ जो रेज्ड अमाउंट था वो रीच नहीं हुआ है, ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें ही टारगेट पे हमारी मेट नहीं हुई हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प अगर डेडलाइन की ग्रेटर है और हमारा रेज अमाउंट मेट नहीं हुआ है, तो इस केस में हम कहेंगे ठीक है कंट्रीब्यूटर अपना पैसा वापस ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम चाहें तो यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं यू आर नॉट एलिजिबल टू फॉर रिफंड, और फिर हम क्या करेंगे सिंपली इसे, तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ चेक क्या करनी होगी भाई, मान लो कोई आता है और वो रिफंड करने की कोशिश करता है, उसने कभी कंट्रीब्यूट किया नहीं था, ये भी तो गलत होगा, तो इसीलिए हमें चेक करना होगा कि कंट्रीब्यूटर ने कुछ कंट्रीब्यूट किया भी है कि नहीं। सेंडर ग्रेटर देन 0, अगर ये वैल्यू 0 से कम है, मतलब कि अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो सीधी बात है उसने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है, तो उसको रिफंड करने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो रिफंड कर भी नहीं सकता। अगर ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो हम क्या करेंगे, पेबल एक वेरिएबल बनाएंगे यूज़र पेबल, और जो मैसेज डॉट सेंडर है जो रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, वो मैसेज डॉट सेंडर ही हमारे लिए मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, जो यहाँ पे रहेगा वही एड्रेस क्या कर रहा है, रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको पेबल बनाएंगे, पेबल बनाएंगे तभी इसके अंदर ट्रांसफर हो सकती है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली पेबल बनाया है, मैसेज डॉट सेंडर पेबल है नहीं, अगर पेबल नहीं बनाओगे तो ये एरर देगा क्योंकि तब हम ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे इसमें पैसे अगर ट्रांसफ़र करने हैं तो हमें उसको पेबल बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको बनाया पेबल। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र वाले फंक्शन का अपने यूज़ करेंगे, ट्रांसफ़र कॉन्ट्रीब्यूटर्स मैसेज डॉट सेंडर। अब ये चीज़ समझना ध्यान से क्या हो रहा है, तो बेसिकली हमने किया क्या, अगर बात की जाए कॉन्ट्रीब्यूटर्स मैसेज डॉट सेंडर की, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ईथर ही तो है, क्योंकि ये जो मैपिंग है ये एक एड्रेस से किस पे जा रही है, ये एक एड्रेस से जा रही है आपके, ये जो एड्रेस से जा रही है आपके ईथर्स पे ही, राइट, एक तरह से मैं कहूँगा ईथर पे जा रही है। तो अगर हम इस एड्रेस को फेच करके एक तरह से एरे की तरह ही समझिए, ये एरे में एक तरह से क्या वैल्यू, इस मैसेज डॉट सेंडर पे क्या वैल्यू है, तो इस मैसेज डॉट सेंडर पे हम देख रहे हैं कि अगर 0 है, अगर सॉरी 0 कह रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर मतलब कि अब हम क्या कर रहे हैं कि इस मैसेज डॉट सेंडर कंट्रीब्यूटर मैसेज डॉट सेंडर में हम क्या करने जा रहे हैं, अब ट्रांसफर करने जा रहे हैं ईथर को, तो इसीलिए हमने किया यूज़र डॉट ट्रांसफर कंट्रीब्यूटर्स मैसेज डॉट सेंडर, इस कंट्रीब्यूटर डॉट मैसेज डॉट सेंडर में जो भी वैल्यू है उसको ट्रांसफ़र करना है किसको, यूज़र को। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं, मैंने क्या बोला, मैं थोड़ा बीच में हो गया था, बेसिकली कंट्रीब्यूटर्स, हाँ ये लास्ट की जो 2 लाइन है एक्चुअली वो समझ में आ गई, बाई चांस कोई कंट्रीब्यूटर मतलब फेक क्लेम करता है कि रिफंड करो, के बाद से जो एड्रेस पेबल से दो लास्ट की 2 लाइन है वो थोड़ा वापस क्लियर। हाँ हाँ, मैं एक्चुअली मैं बता रहा हूँ क्या हुआ क्या है कि जो भी एड्रेस, ये जो एड्रेस है इसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया रिफंड के लिए, अभी हम लोग ये टेस्ट भी करेंगे, तो इसने रिक्वेस्ट किया रिफंड के लिए, जब इसने रिक्वेस्ट किया रिफंड के लिए तो हमने क्या किया, हमने पहले तो उसको पेबल बनाया, पेबल क्यों बनाया, क्योंकि इसने रिफंड किया है, मतलब ये दोनों लाइन से वो पास हो गया, मतलब ये एलिजिबल तो हो गया, अब ये एलिजिबल है तो इसको हमें पहले तो पेबल बनाना पड़ेगा, अगर पेबल नहीं बनाएंगे तो इसके अंदर हम वैल्यू ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, हमें ये अगर ट्रांसफ़र फंक्शन का यूज़ करना है तो इसको हमें पेबल बनाना पड़ेगा, इसीलिए हमने एक्सप्लिसिटली इसको पेबल बनाया है मैसेज डॉट सेंडर, पहली चीज़। अब हम क्या कर रहे हैं, यूज़र डॉट ट्रांसफ़र, अब ये मैसेज डॉट सेंडर मतलब कि हमारा ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस में क्या करो,
ट्रांसफ़र करो ये कंट्रीब्यूटर्स मैसेज डॉट सेंडर की वैल्यू। और कंट्रीब्यूटर्स मैसेज डॉट सेंडर की वैल्यू में क्या है, वो तो उसके अंदर एक तरह से ईथर ही तो है, एक वैल्यू ही तो रखी हुई है एक एरे की तरह। ये चीज़ समझ में आ रही है? जैसे कि अगर मैं बताऊँ मैं क्या कह रहा हूँ, एक तरह से अगर आप देखोगे कंट्रीब्यूटर्स, जब आप मैसेज डॉट सेंडर करते हो, यहीं पे थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं क्योंकि मैपिंग आ जाती है, मुझे मालूम है। तो कंट्रीब्यूटर मैसेज डॉट सेंडर इस समय एक वैल्यू होल्ड कर रहा है जो कि है यूआईटी टाइप की, हो सकता है यहाँ पे 100 हो। ये चीज़ क्लियर है? अब ये जो 100 है, हमने क्या किया भाई, एक तरह से इस कंट्रीब्यूटर ने 100 वही ट्रांसफ़र किया होगा, तभी कंट्रीब्यूटर में 100 आया है इस वाली वैल्यू से, ये वाली वैल्यू से। तो वही 100 हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे अगर इसको हटा दें, मतलब अगर हम इसी एड्रेस की बात करें, एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, इसमें 100 ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इस यूज़र के एड्रेस में हम ये 100 वही इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इसको भी ये भी लिख दूँ, फिर अगर कोई डाउट हो तो बताना। अब हम मैसेज डॉट सेंडर में वैल्यू को 0 कर देंगे। क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूटर मैसेज डॉट सेंडर को हमने वैल्यू ट्रांसफ़र कर दी है, उसके बाद उसने 100 वही को हमें वो दिए थे, ट्रांसफ़र किए थे, हमने उसको वापस से उसके अकाउंट में दे दिए। अब हमने क्या किया भाई, अब उसके पास जब उसको पैसा वापस दे दिया गया तो उसके अकाउंट को वापस हमने 0 कर दिया है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे की। अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लो पहले तो। नहीं, अब ठीक है, क्लियर है। हाँ। बाकी जैसे जो आप इससे पहले जो फंक्शन बना जो डिफाइन किया था, ठीक है। असल में जितना उसने पे किया था उतना ही वापस रिटर्न हो रहा था। कौन सी लाइन पे, लाइन एक बार बताना यहाँ से। सेकंड पे जिसमें 100 लिखा, यूजर डॉट ट्रांसफर 100, हाँ उसमें अपन ने पहले ये किया था कि उसने एक्चुअल उसका जितना ट्रांसफर किया था फंड उतना ही रिफंड होगा उसको। अब हाँ, जैसे अपन ने अभी पर्टिकुलर उसको डिफाइन कर दिया कि 100 जो भी वे ट्रांसफर करना है, सही बात है। तो अब पर्टिकुलर सबका इतना माइंड में नहीं रहेगा कि किसने कितना ट्रांसफर किया सही है, तो बात है। एक्चुअल में फिर वो हम्म, तो उसका जितना उसने ट्रांस अपने को सेंड किया उतना ही वापस रिफंड हो जाएगा। उस टाइप का फंक्शन बना था ना वो जो पहले बनाया था। पहले एक बार लाइन बताना, लाइन कौन सी लाइन की बात हो रही है यहाँ पे, एक बार लाइन बताना। सेकंड लास्ट। सेकेंड लास्ट, ओके, तो ये चीज़ की बात हो रही है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे, हम नहीं समझे। हाँ, एक्चुअल में जो अभी फंक्शन बना है, हम्म अपने को जो यूजर कॉल कर रहा है, जैसे सेकंड आपने AB8 वाला जो अकाउंट लिया है, हम्म। उसने 100 वे ट्रांसफर करे थे, मतलब कंट्रीब्यूट करा था 100 जो भी वे, तो नहीं नहीं, उसको कंफर्म हेलो। यहाँ पे डाउट हो रहा है, रुको रुको रुको, मैं बता रहा हूँ, ये गड़बड़ हो रहा है। बता रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। एक मिनट। मैसेज डॉट सेंडर इक्वल टू 0, मैं बता रहा हूँ क्या मैं कह रहा हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा। तो पहले वापस से कर देते हैं। ठीक, तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, इसको यहाँ पे आते हैं। हम्म, अभी के लिए यहाँ पे है एड्रेस, ठीक, यहाँ पे है यूआईटी वैल्यू, ठीक। जब भी कोई कंट्रीब्यूटर, अभी ये मान लो ये हमारा ये कंट्रीब्यूटर वाली ही टेबल बना रहा हूँ मैं, ठीक है, मैपिंग बना रहा हूँ। लेट्स से अगर कोई कंट्रीब्यूटर है, उसका एड्रेस है लेट्स से 0 कुछ भी, ठीक है, ऐसे ही। तो ये उसका एड्रेस है, उसने लेट्स से 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए, अभी रुपीज़ मानते हैं। तो जैसे ही उसने 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए तो यहाँ पे क्या आ गया होगा, 100 आ गया होगा, ठीक। लेट्स से अब ये एड्रेस जो है, ये एड्रेस अभी अगर हम वापस से जाएं अपने उस पर क्वालिटी के कोड पे, ओके सॉरी, यहाँ, हाँ, तो अब यहाँ पे ये जो अकाउंट है, जब ये हम इस अकाउंट को सेलेक्ट करते हैं तो अब ये क्या करता है, एक तरह से यहाँ पे आके वो रिफंड कर सकता है, ठीक है। उसने यहाँ पे सेंड ईथर जब दबाया होगा तो उसने 100 वही ट्रांसफ़र कर दिए, और जब ये चाहे तो उसको रिफंड भी कर सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि लेट से अभी उसने फिर से सेंड ईथ किया, जो अभी हम लोगों ने करके देखा था। अब मैं चाहता हूँ कि इसने फिर से इसी अकाउंट ने यहाँ पे फिर सेंड ईथ वाला फंक्शन को कॉल किया और उसने 200 वही फिर से डाला। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, 200, अरे सॉरी 300 हो गया, पहले 100 था, अब ये हो गया 200 प्लस 200 300, ठीक। ठीक, अगर मुझे ये वैल्यू एक्सेस करनी है 300 की, तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा? इसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा भाई
अपने उस वेरिएबल का, कंट्रीब्यूटर का। कंट्रीब्यूटर अगर मैं पूछूं कंट्रीब्यूटर्स और ये एड्रेस मैं लूं इस तरह से, यहाँ से मैंने इसको लिया, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अगर मैं पूछूं कि कंट्रीब्यूटर्स 0 इंटू इसमें क्या वैल्यू है, अगर मैं इसकी पूछूं कि इसकी, अगर मैं पूछूं कि इसको हमको प्रिंट कराना है तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 300 आएगा, राइट। ये क्लियर, ये शुभम क्लियर है आपको भी? एक मिनट, यस सर, क्लियर ये चीज़ क्लियर हो रही है? ठीक है। यस। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब आते हैं। ठीक है, तो अब अगर इसके अंदर वैल्यू 300 रखी हुई है तो मैंने किया क्या है, मैंने अब ये रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, ये हमारा जो था ये एड्रेस, ये रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। मैंने क्या किया, मैसेज डॉट सेंडर को पेएबल बनाया। मैसेज डॉट सेंडर को पेएबल बनाने का क्या मतलब? मैसेज डॉट सेंडर को पेएबल बनाने का मतलब है मैंने इस एड्रेस को पेएबल बना दिया। पेएबल क्यों बनाया? क्योंकि मुझे अब इसको पे करना है भाई, इसने अपना रिफंड, इसने अपना जो पैसा कंट्रीब्यूट किया था, कह रहा है मुझे वापस चाहिए, मुझे नहीं देना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ठीक है तुमको, मुझे अगर तुम्हें पैसा वापस चाहिए, तुमने ऊपर की दोनों चीज़ें सही से वो पास कर ली है, ठीक है, मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा, तुम्हें मैंने पेएबल बना दिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, यूज़र, अब इस यूज़र के अंदर है क्या? इस यूज़र के अंदर यही मैसेज डॉट सेंडर ही तो है, मतलब एक तरह से ये वैल्यू ही तो आई हुई है, राइट। हमने एक तरह से यही चीज़ तो ट्रांसफ़र की है। मैसेज, बस ये पेबल अगर ना हटा दो यहाँ से, अगर पेबल, तो ये मैसेज डॉट सेंडर ही तो गया है इस तरह से यूज़र में, मतलब ये एड्रेस ही यहाँ पे आया हुआ है। अब इस एड्रेस में हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर, क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कंट्रीब्यूटर्स मैसेज डॉट सेंडर, मतलब ये वैल्यू, और ये वैल्यू है क्या, ये वैल्यू है 300, मतलब उसने जितना कंट्रीब्यूट किया 300 कंट्रीब्यूट किया। और इसका अगर मैं पूछूं आउटपुट क्या होगा, अगर मैं इसको उसको प्रिंट कराना है, उसका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट होगा 300। इसने क्या किया, वही 300 ट्रांसफ़र किया। किसको ट्रांसफ़र किया? इस यूज़र को ट्रांसफ़र किया। और ये यूज़र है कौन? ये यूज़र यही तो है, ये यूज़र जिसने भाई पे किया था। तो बस यही तो हुआ है। एक तो अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको ज़ीरो कर दिया। क्यों ज़ीरो किया भाई? हमने तुमको रिफंड कर दिया, तुम्हें ट्रांसफ़र कर दिया, तो हम तुम्हारे अकाउंट में 300 थोड़ी ना रहने देंगे, हम इसको चेंज भी तो करेंगे। हम कहेंगे भाई अब तुम्हारे अकाउंट में 0 रुपीज़ है, ये तुमको हमने तुम्हारा पैसा वापस कर दिया, रिफंड कर दिया। इसलिए हमने क्या किया, ये वाली लाइन को 0 कर दी। अगर 0 नहीं करेंगे तो ये बार बार रिफंड करता रहेगा, कहेगा लो और फिर से दो, और से फिर से दो, इसलिए इसको हमने 0 कर दिया। यहाँ पे आप कोई डाउट, अब क्लियर है कि नहीं, अभी बता देना सही से, क्योंकि आगे अभी थोड़ी चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी स्ट्रक्चर का जब हम यूज़ करेंगे। शुभम यहाँ पे क्लियर है? तो शुभम फोर्सफुली म्यूट हो जा रहा है। क्लियर है सर। चलो तब ठीक है, ठीक है, मैं एक मिनट पानी पी ले रहा हूँ 2 मिनट के लिए। ठीक है, ठीक है, तो अभी तक सब कुछ मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कुछ सही चल रहा है, पेस बहुत ज़्यादा तेज़ में तो नहीं हूँ, सब ठीक है? बाकी एक चीज हम कर रहे हैं हाँ। कि अभी ये पैरेलल नहीं चल पा रहा एक्चुअली, फिर अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम जाती है। या तो कोड का जैसा भी होगा या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या भी आप जैसा भी चैट में डाल देना, तो फिर हम हाँ, करके मैं देखेंगे। फाइल सेंड कर दूंगा, मैं फाइल सेंड कर दूंगा। हाँ, क्योंकि फिर वो पैरेलल चलने में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत जाती है, दोनों जगह डाइवर्ट होता है। ठीक ठीक ठीक, आराम से, कोई दिक्कत। मैं यहाँ पे देख लूँ रिकॉर्डिंग चल रही है ना, रिकॉर्डिंग भी हम लोग की चली रही है, सही है। हाँ, और कोड आप सेंड कर देना जैसा भी हो। हाँ, मैं भेज दूँ, ठीक। ओके, तो अब आ जाते हैं वापस। ठीक है, तो अभी तक अगर देखा जाए तो हम लोगों ने कंट्रीब्यूटर के लिए जो हमें करना था हमने कर दिया। कंट्रीब्यूटर अब बैलेंस अपना चेक भी कर, मतलब कंट्रीब्यूटर सेंड भी कर सकता है, कंट्रीब्यूटर अब रिफंड भी कर सकता है। तो कंट्रीब्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। अब बात करते हैं मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैनेजर क्या कर सकता है? जैसे कि मैंने बताया था कि मैनेजर को अगर लेट्स से अब यहाँ पे कुछ लोग आए और उन लोगों ने ईथर ट्रांसफ़र कर दिए, सब कुछ बढ़िया बैलेंस आ गया, कॉन्ट्रैक्ट में लेट्स से 1000 वही हो गया, मगर अभी भी मैनेजर, जैसे कि मैंने बताया था एल्गोरिथम में, कि मैनेजर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बैलेंस, उसको करनी पड़ेगी रिक्वेस्ट, उसको करवानी पड़ेगी वोटिंग। जब ये कंट्रीब्यूटर्स कहेंगे कि ठीक है हम तैयार हैं, आप जो ईथर मांग रहे हो किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए, अगर हम वो तैयार होंगे तभी हम क्या करेंगे, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इस मैनेजर को ईथर ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, उस चीज़ को बनाएंगे, और यहाँ से अब चीज़ें थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा होंगी, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है यहाँ पे। और ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये सॉलिडिटी में हर जगह देखने को मिलेगी,
कोई भी अगर जितना भी एडवांस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उठा के देखना, ज़्यादातर हर जगह पे स्ट्रक्चर मैपिंग, स्ट्रक्चर विद इन मैपिंग, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, कहीं पे भी कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट के लिए एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्ट रिक्वेस्ट। और इस रिक्वेस्ट में मतलब हम जो मैनेजर होगा वो बताएगा भाई हमें किस लिए पैसा चाहिए, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं मगर हम किस चीज़ के लिए मांग रहे हैं, तो हम उसके बारे में बताएंगे। किसके लिए मांग रहे हैं, मान लेते हैं कि लेट से जो हम आजकल देखते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो हम उसके लिए मांग रहे हैं, तो उसका हम एड्रेस बताएंगे कि भाई ये उसका एड्रेस है, इस अकाउंट पे हमें पैसे, रिसिपिएंट कहते हैं जिसे, देने हैं, कितना उसको देना है, उसकी वैल्यू बताएंगे। हमें उसको लेट से 1000 वही का था मगर हमें उसको सिर्फ उसको 500 वही की ज़रूरत है, वो बताएंगे। फिर हम यहाँ पे वोटिंग करवाएंगे और वोटिंग में हम चेक करेंगे कि ये जो वोटिंग हुई है, अभी ये चीज़ें क्लियर होंगी आगे जैसे बढ़ेंगे, अभी बस एक ओवरव्यू में बता रहा हूँ, कंप्लीट हुई है कि नहीं, मतलब वोटिंग जो ये रिक्वेस्ट थी वो पेंडिंग तो नहीं पड़ी है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे। फिर इसके थ्रू हम लोग देखेंगे कितने नंबर ऑफ वोटर्स ने, जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स है उसमें से कितने लोगों ने वोट किया है इस रिक्वेस्ट के लिए, वो बताएंगे। एंड एट द एंड हम यहाँ पे एक मैपिंग बनाएंगे, और ये मैपिंग क्या कंसिस्ट करेगी, ये उन वोटर्स के एड्रेसेस को कंसिस्ट करेगी कि उन्होंने किया है कि नहीं वोट, तरह से वोटर्स, ठीक। और एक हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल पहले एक और मैपिंग बना दें, और ये मैपिंग क्या करेगी, ये रिक्वेस्ट नंबर को कंसिस्ट करेगी। अभी ये चीज़ क्लियर होगी, रिक्वेस्ट पब्लिक रिक्वेस्ट और UINT, अभी मैं बता रहा हूँ दोनों का क्या मतलब, पब्लिक नम रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, तो ये जो है ये मैपिंग, तो ये अगर देखेंगे तो भाई ये जो रिक्वेस्ट है, हो सकता है कि भाई मल्टीपल रिक्वेस्ट है, हो सकता है एक रिक्वेस्ट आया चैरिटी के लिए, एक रिक्वेस्ट आया बिजनेस के लिए, एक रिक्वेस्ट आया लेट से इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए। तो भाई हमें क्या करना होगा, उसको मैप करना होगा किसके साथ, जैसे कि हमने कहा कि ज़ीरोथ इंडेक्स पे, या यहाँ पे ज़ीरोथ ये UINT लेट से ज़ीरोथ पे हमारी जो रिक्वेस्ट है वो है लेट से इन्वायरमेंट को लेके, फर्स्ट इंडेक्स पे जो रिक्वेस्ट है वो है चैरिटी को लेके, थर्ड इंडेक्स पे जो सेकंड इंडेक्स पे जो रिक्वेस्ट है वो लेट से है हमारे बिजनेस को लेके। तो इस तरह के लिए हमने एक मैपिंग बनाई है। अब ये चीज़ जैसे हम लोग करेंगे कोड तो और क्लियर हो जाएगी। ये जो है ये नम रिक्वेस्ट क्या है, ये हम लोग नम रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे क्योंकि मैपिंग में इंक्रीमेंट वाली चीज़ पॉसिबल नहीं होती, एरे में तो होती है मगर मैपिंग में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती, तो इसीलिए हम यहाँ पे नम रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे, और ये जैसे हम लोग कोड करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, अब नया फंक्शन बनाएंगे और ये फंक्शन होगा क्रिएट रिक्वेस्ट। अभी हमने स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है, अब हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे क्रिएट फंक्शन। अच्छा, ये क्रिएट रिक्वेस्ट कौन एक्सेस करेगा, ये क्रिएट रिक्वेस्ट आपका मैनेजर एक्सेस करेगा, क्योंकि मैनेजर के हाथ में कंट्रोल है रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट वो बनाएगा कि हाँ भाई मुझे रिक्वेस्ट करनी है इस पर्टिकुलर चैरिटी की, इस पर्टिकुलर चीज़ की। तो इसके लिए हम पहले एक मॉडिफायर बना लेंगे, मॉडिफायर ओनली मैनेजर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिख लेंगे रिक्वेस्ट, ये हम चाहते तो हम सॉरी रिक्वायर, ये हम लोग चाहते तो डायरेक्टली फंक्शन में लिख देते मगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगी और क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। तो मैनेजर कॉमा ओनली मैनेजर कैन कॉल दिस फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग करेंगे क्योंकि ये मॉडिफायर है, ओके। तो ये मॉडिफायर मैंने पहले बता दो पढ़ाया है कि नहीं क्लास में, मतलब यूट्यूब पे, मॉडिफायर पता है सबको? हाँ, मॉडिफायर पता है। मतलब एक्चुअल में कौन उसका चेंज कर सकता है। जैसे वो आपने ऐसा ऐसा एग्जांपल दिया था कि कोई प्रिंसिपल या स्कूल का था डाटा कि कोई भी चेंज ना करे इसको, ऐसा कुछ ओके कि चलो मैं ओनली प्रिंसिपल के उसमें हैंड में रहे कि हाँ किसको मैनिपुलेट करना या फिर किसका चेंज करना, क्लास वगैरह प्रमोट करना, वो चीज़ें के एग्जांपल। बिल्कुल ठीक है। शुभम आपको पता है? यस सर, पढ़ा है आपने मॉडिफायर। चल तब ओके, तो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मॉडिफायर यहाँ पे हमने कर दिया है, और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अपने फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन, और इसका नाम रखेंगे क्रिएट
रिक्वेस्ट, और यहाँ पे तो हम लोग आर्ग्यूमेंट्स लेंगे। एक तो होगा हमारा डिस्क्रिप्शन, जो कि भाई किस चीज़ के लिए हम ये रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं ये बताएंगे, किस एड्रेस के लिए कर रहे हैं ये बताएंगे। यहाँ पे मैं करूँगा रिसिपिएंट, और साथ ही साथ कितने पैसे के लिए ये रिक्वेस्ट की जा रही है ये भी बताएंगे। और उसके बाद हम इसको बनाएंगे पब्लिक, और इस फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ हमारा मैनेजर ही कॉल कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पे मॉडिफायर का यूज़ करेंगे और इस तरह से इसको यूज़ कर लेंगे। तो ये मैं यहाँ पे डायरेक्टली चाहता तो ये रिक्वायर यहीं पे लिख सकता था, बट थोड़ा इसको और अच्छा बनाने के लिए आप कर सकते हैं, इससे थोड़ा क्लीन लगता है आपका फंक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे ओनली मैनेजर लगा दिया है, तो अगर कोई यहाँ पे आके चेक करेगा तो उसे पता चलेगा कि अच्छा ये चीज़ कोई मैनेजर ही एक्सेस कर सकता है, इसलिए बस। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये सिंटेक्स कंफ्यूज करेगा तो थोड़ा ध्यान देना। रिक्वेस्ट स्टोरेज न्यू, मैं बता रहा हूँ, एक बार ये पूरा लिख लूँ तो बता रहा हूँ क्या मैं कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट और इसके अंदर नम रिक्वेस्ट। ठीक है, अब मैंने किया क्या मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पे कुछ एरर क्यों आ रहा है। रिक्वेस्ट है, नहीं मैंने क्या लिखा है वहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे गलत ही स्पेलिंग लिख दी है, तो मैं कर देता हूँ ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे किया कि अब ये थोड़ा ध्यान देना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सिंटेक्स है। पहली चीज़ तो मैंने इस फंक्शन के अंदर स्टोरेज का यूज़ किया। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि जब भी आप स्ट्रक्चर का यूज़ करते हो राइट, और स्ट्रक्चर के अंदर आप मैपिंग बनाते हो, तो याद रखना फंक्शन के अंदर आप मेमोरी कीवर्ड फिर नहीं यूज़ कर पाओगे। अगर ये रिक्वेस्ट हम देखें तो ये रिक्वेस्ट कुछ और नहीं, तो ये स्ट्रक्चर है, तो हमने एक तरह से रिक्वेस्ट टाइप का एक न्यू रिक्वेस्ट वेरिएबल बनाया है। ये जो न्यू रिक्वेस्ट वेरिएबल है ये रिक्वेस्ट टाइप का है, जैसे ये नंबर ऑफ वोटर्स किस टाइप का है, ये यूआईडी टाइप का है। उसी तरह से ये न्यू रिक्वेस्ट जो है ये किस टाइप का है, ये आपके रिक्वेस्ट टाइप का है। और ये जो रिक्वेस्ट टाइप का है इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमने मैपिंग बनाई, इसीलिए आप यहाँ पे स्टोरेज का यूज़ करो। अगर आप यहाँ पे मेमोरी का यूज़ करो, देखो क्या हो, मेमोरी, तो ये हमें एरर देगा, क्योंकि जब भी याद रखना स्ट्रक्चर के अंदर आपकी मैपिंग है, तो आप उसके अंदर मतलब अगर आपने स्ट्रक्चर बनाया और उसके अंदर आपने मैपिंग बना दी है, तो आप फंक्शन के अंदर अगर उसको यूज़ करना चाहते हो तो उसी लिए आपको हमेशा उसके लिए स्टोरेज का ही यूज़ करना होगा। ये आप एक तरह से सिंटेक्स समझ सकते हो, इस तरह से भी समझ सकते हो। सही है, अब यहाँ पे हुआ क्या, अब ये समझना, ये आपका रिक्वेस्ट टाइप का है, मतलब कि ये स्ट्रक्चर टाइप का है, इस टाइप का है, और इसके अंदर हमने कुछ वैल्यू असाइन की, रिक्वेस्ट नम रिक्वेस्ट। अब ये रिक्वेस्ट क्या है, अगर वापस आए तो ये रिक्वेस्ट नम रिक्वेस्ट के अंदर वैल्यू क्या है, 0, और ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये रिक्वेस्ट को ही पॉइंट कर रहा है। मतलब कि आए इस पे, तो यहाँ पे अब क्या हो गया है, तो यहाँ पे अब हुआ क्या है, हम लोगों ने ये हमारे यूआईडी रिक्वेस्ट को ही मैप कर रहा है। तब यहाँ पे है यूआईडी और ये मैप कर रहा है रिक्वेस्ट को, और रिक्वेस्ट है क्या, एक तरह से वो है ये पूरा स्ट्रक्चर, मतलब एक तरह से ये सारी चीज़ों को एक तरह से पॉइंट कर रहा है। ठीक, तो जब भी हम अभी नम रिक्वेस्ट के अंदर अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने किया हुआ है रिक्वेस्ट नम रिक्वेस्ट के अंदर अभी 0 है, क्योंकि इनिशियली वैल्यू 0 ही होती है बाय डिफॉल्ट। एक तरह से हम कुछ इस तरह से कर रहे हैं, हम कह रहे हैं रिक्वेस्ट 0, इस तरह से यहाँ पे रिक्वेस्ट 0, और रिक्वेस्ट 0 पे मतलब एक तरह से हम कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट 0 पे कौन सी, रिक्वेस्ट 0 पे, हाँ रिक्वेस्ट 0 पे क्या चीज़ है, कौन सा रिक्वेस्ट का ये स्ट्रक्चर है। तो ये चीज़ थोड़ी और क्लियर होगी मैं क्या कह रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट 0 पे कौन सी स्ट्रक्ट का मतलब हमारा स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, उसको हम पॉइंट करा रहे हैं इस न्यू रिक्वेस्ट के थ्रू। अभी अगर नहीं क्लियर हुआ तो अभी ये क्लियर हो जाएगा मैं कह रहा हूँ।
तो ये क्या हो रहा है, बस एक दो चीज़ें यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तब क्लियर। नम रिक्वेस्ट, इसलिए ये हमने किया क्या है, अब हम न्यू रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे और न्यू रिक्वेस्ट का यूज़ करके ही हम पॉइंट करेंगे डिस्क्रिप्शन पे। मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, और इसी के अंदर हम डालेंगे फिर अपने रिसिपिएंट का एड्रेस, रिसिपिएंट का एड्रेस, इसके अंदर हम लोग लेंगे आपका वैल्यू, और इसके अंदर हम लोग लेंगे कंप्लीटेड, और इसके अंदर हम लोग लेंगे नंबर ऑफ वोटर्स। तो भी मैं चेंज कर देता हूँ, हम यहाँ पे हो जाएगा हमारे रिसिपिएंट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे वैल्यू, यहाँ पे हम कर देंगे इसे फॉल्स, ये मैं बता रहा हूँ फॉल्स, और यहाँ पे हम कर देंगे नंबर ऑफ वोटर्स अभी के लिए 0। अब समझते हैं हुआ क्या। इसलिए जो ये मैनेजर है वही इस क्रिएट रिक्वेस्ट को कॉल कर सकता है। तो मैनेजर ने एक नई रिक्वेस्ट बनाई, उसको जब ये नई रिक्वेस्ट बनानी थी तो भाई उसको यूज़ करना पड़ेगा रिक्वेस्ट इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल का, इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल का। तो इसीलिए हमने रिक्वेस्ट टाइप का ही एक वेरिएबल बनाया न्यू रिक्वेस्ट, और उसके अंदर हमने क्या किया, रिक्वेस्ट नम रिक्वेस्ट, मतलब कि जो कि ये वैल्यू है, कहाँ गई ये वैल्यू, तो रिक्वेस्ट नम रिक्वेस्ट मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट 0, एक तरह से रिक्वेस्ट 0 के पास जो भी चीज़ है वो एक तरह से इस न्यू रिक्वेस्ट में जा रही है। मतलब रिक्वेस्ट 0 में जो भी चीज़ है, यहाँ पे रिक्वेस्ट 0, अब रिक्वेस्ट 0 में क्या चीज़ है, रिक्वेस्ट 0 में ये है, ये रिक्वेस्ट हम एक तरह से इसको मैप करा रहे हैं यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट में। तो न्यू रिक्वेस्ट एक तरह से पॉइंट कर रहा है एक, अगर एंड में अगर मैं बताऊँ वो कह रहा है, अगर लास्ट में अगर देखा जाए तो न्यू रिक्वेस्ट एट द एंड, एट द एंड वो पॉइंट कर रहा है इस स्ट्रक्चर को। अभी के लिए बस इतना सा, इसी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, इसमें चेंजेस कर पा रहे हैं। ये जो चेंजेस हमने किए यहाँ पे, ये न्यू रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन, ये वाला, तो एक तरह से न्यू रिक्वेस्ट चेंजेस कर पा रहा है स्ट्रक्चर में। और ये किसके लिए कर पा रहा है, रिक्वेस्ट 0 के लिए। यहाँ पे अभी किसी को कोई डाउट है तो पहले बताओ, तो फिर मैं उसको आगे बढ़ूँ उसके आगे। नहीं भाई, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे क्लियर है क्या कर रहा हूँ, पर आगे आपको बताओ कोई डाउट हो तो। एक सेकंड, स्क्रीन शो पे। हाँ 1 मिनट कर रहा हूँ। हाँ ठीक। रिक्वेस्ट न्यू रिक्वेस्ट करके अपन ने जो अपना फंक्शन के नीचे वाली है ना रिक्वेस्ट स्टोरेज वाली, वो वापस थोड़ा क्लियर कर दो थोड़ा। फंक्शन के नीचे वाली कौन, हाँ, वो स्टोरेज समझ में आ गया कि स्टोरेज क्यों कर रहे हैं, बाकी वो इक्वल टू रिक्वेस्ट वाला, वो नम रिक्वेस्ट वाला वो पोर्शन ठीक है। थोड़ा। अभी इसको मैं समझाता हूँ, मैं इसको ना अभी ये वाली चीज़ जो नहीं समझ में आई है ना, अभी और समझ में आ जाएगी, जैसे इसको हम लोग भी टेस्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको अभी बताता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। इसको एक बार हम लोग टेस्ट करके देख ही लेते हैं, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं कर लेता हूँ सेव, और इसको कर लेते हैं डिप्लॉय, तो मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे लेट से मैंने टारगेट रखा y100 का, और लेट से 3600 डिप्लॉय किया। ठीक है, अब आ जाते हैं। अच्छा, इस केस में मैनेजर, चलो इसको मैनेजर वापस इसी को बना देते हैं। हाँ, इसको मैं फिर से डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा मैनेजर हो गया। अब आते हैं इस पर, अब आते हैं क्रिएट रिक्वेस्ट वाले हमारे इस फंक्शन पे। क्रिएट रिक्वेस्ट हाँ है, ठीक है, तो ये हमारा क्रिएट रिक्वेस्ट वाला फंक्शन है। ठीक है, तो ये मैनेजर है। ठीक, ये मैनेजर आता है, कहता है कि भाई मुझे कुछ रिक्वेस्ट, मतलब एक रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है चैरिटी के लिए, बिजनेस के लिए, किसी चीज़ के लिए। तो लेट से वो करता है पहले चैरिटी के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा चैरिटी, थोड़ा मैं इसको हल्का सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा चैरिटी। दूसरी चीज़ इसने किस चीज़ के लिए बोला, किस रिसिपिएंट के लिए,
तो मैं उस रिसिपिएंट का एड्रेस ले लेता हूँ। लेट्स से ये है वो जिसको ये चैरिटी का पैसा देगा, उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। लेट्स से ये इसको 100 वही देना चाहता है, ठीक, 100 वही, क्लियर। अब मैं यहाँ पे क्रिएट रिक्वेस्ट करूँगा, तो ये रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई? नहीं होगी, क्योंकि अभी ये मैनेजर को मैंने नहीं सेलेक्ट किया हुआ है। पहले मैनेजर सेलेक्ट होगा, अब रिक्वेस्ट क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गई है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आएँ और चेक करें, अब देखना जो रिक्वेस्ट था, रिक्वेस्ट, ये इसको मैं थोड़ा सा ये अब रिक्वेस्ट ज़ीरो पे मैं इस रिक्वेस्ट को पॉइंट कर पाऊंगा। देखना मैं करूँगा ज़ीरो, ये देखो ये रिक्वेस्ट ज़ीरो किसको पॉइंट कर रहा है? चैरिटी, इस रिसिपिएंट, ये वैल्यू कंप्लीटेड फॉल्स, नंबर ऑफ वोटर ज़ीरो। अभी इसको नेक्स्ट एक बार करके देखते हैं। मतलब कि मान लेते हैं कि दूसरा जो इसने रिक्वेस्ट किया वो रिक्वेस्ट किया बिजनेस के लिए, और इस बार रिसिपिएंट मान लेते हैं कि थर्ड वाला एड्रेस है। कॉपी कर ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे से पेस्ट कर दे रहा हूँ, और लेट से जो बिजनेस वाला है इसको 200 वे की ज़रूरत है। क्रिएट रिक्वेस्ट करूँगा तो अभी होगी नहीं, क्योंकि मैनेजर सेलेक्ट नहीं है। पहले मैनेजर को सेलेक्ट किया मैंने, क्रिएट रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट हो गई है। देखना रिक्वेस्ट ज़ीरो पे ये था। अब ये नम रिक्वेस्ट के थ्रू क्या हुआ होगा, मैं जूम आउट कर रहा हूँ। अब नम रिक्वेस्ट के थ्रू जब ये फिर से कॉल हुआ होगा, तो अब नम रिक्वेस्ट के अंदर क्या आ गई? 1 आ गई, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे 1 पे क्लिक करूँगा तो ये देखो, अब रिक्वेस्ट 1 पे क्या है? बिजनेस, एड्रेस, वैल्यू 200, फॉल्स और 0। तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि इस न्यू रिक्वेस्ट के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, बस इसके स्ट्रक्चर पे पॉइंट कर रहा हूँ, बस पॉइंट कर रहा हूँ। मतलब एक तरह से इस तरह समझना कि ये जो न्यू रिक्वेस्ट है ना, ये जो हमारा न्यू रिक्वेस्ट है, न्यू रिक्वेस्ट, एक तरह से सिर्फ और सिर्फ हम इसको एज अ पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं। और ये पॉइंटर क्या करता है, ये जाता है और पॉइंट करता है, जैसे अब रिक्वेस्ट ज़ीरो पे क्या है? रिक्वेस्ट ज़ीरो पे एक स्ट्रक्चर है, ठीक, क्योंकि ये रिक्वेस्ट ज़ीरो पे, यहाँ पे ज़ीरो पे एक स्ट्रक्चर है, 1 पे एक स्ट्रक्चर है। तो एक तरह से ये न्यू रिक्वेस्ट सिर्फ इस रिक्वेस्ट ज़ीरो वाले स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है। तो हम जो भी चेंजेस जब करते हैं, राइट, जो भी इस न्यू रिक्वेस्ट में हम चेंजेस करते हैं, तो एक तरह से इसके रिक्वेस्ट में ही चेंजेस हो रहे होते हैं, कुछ इस तरह से हो रहा है। यही है यहाँ पे, अगर समझ में आए तो। रिक्वेस्ट, नम रिक्वेस्ट, ये ज़ीरो, एक तरह से इसके ज़रूरत पे, मतलब नम रिक्वेस्ट जब ज़ीरो है, रिक्वेस्ट ज़ीरो पे हमारे कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, कुछ भी हो सकता है। अब इस स्ट्रक्चर को एक तरह से हम न्यू रिक्वेस्ट के थ्रू इस तरह से कुछ पॉइंट कर रहे हैं, हाँ, या इस तरह से। अब हम नम रिक्वेस्ट में जो भी इसके थ्रू जब हम यहाँ पे आते हैं, और इस नम रिक्वेस्ट के थ्रू जो भी इस स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं, तो वो कहाँ पे चेंज होते हैं? वो यहाँ पे चेंज होते हैं। सिर्फ एक तरह से न्यू रिक्वेस्ट ना सिर्फ एक समझ लो एक मीडियम है। तो इस स्ट्रक्चर में जब चेंज होता है, तो हम क्या एक तरह से क्या कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट ज़ीरो को जब एक्सेस करते हैं, यहाँ पे अगर हमने क्या किया, रिक्वेस्ट ज़ीरो को जब एक्सेस किया, अगर मैं ज़ीरो को एक्सेस करूँ, तो जो भी यहाँ पे चेंजेस हुए थे वो हमें रिक्वेस्ट ज़ीरो में रिफ्लेक्ट होते हैं, क्योंकि एट द एंड हम न्यू रिक्वेस्ट के थ्रू स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं। और ये रिक्वेस्ट ज़ीरो भी एक तरह से अगर देखा जाए, इस तरह से इसको पॉइंट कर रहा है, राइट। रिक्वेस्ट ज़ीरो पे ये स्ट्रक्चर है, इसने इसमें चेंजेस किए और ये इसको एक्सेस करता है, इसी वजह से ये चेंजेस आपको यहाँ पे दिखते हैं। अभी भी कोई डाउट है? नहीं, ठीक हो गया, क्लियर शुभम? यहाँ पे कोई हाँ। डाउट किसी भी तरह का? नहीं भाई। क्लियर है ना? ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत जगह पे देखने को मिलेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशली ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये सब कॉन्सेप्ट सही बताओ सी लैंग्वेज के ही हैं। सी लैंग्वेज पढ़ी है आप लोगों में से किसी ने? नहीं। नहीं। ये एक्चुअली में एट द एंड अगर सच में अगर प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब जैसे अभी आप कह रहे थे डेवलपर बनना है, सी प्रोग्रामिंग पढ़ो ज़रूर से। लोग कहते हैं वो पुरानी हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, बट एट द एंड वो एकदम कोर पे वर्क करती है। इसीलिए सी प्रोग्रामिंग आपकी हर जगह पे होती है। बीटेक करोगे तब भी सी पढ़ाया जाता है सब ईयर को, ये सब नहीं पढ़ाते पाइथन पहले ईयर में, इसी वजह से। और यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया,
रिक्वेस्ट बना ली। अब हम क्या करेंगे, इस रिक्वेस्ट के लिए वोट करवाएंगे। अभी हम लोगों ने वोट नहीं करवाया अभी, इसीलिए यहाँ पे ये 0 है, क्योंकि मतलब एक तरह से फॉल्स है, पर नंबर ऑफ वोटर्स भी अभी 0 है, क्योंकि हमने अभी तक कुछ भी वोटिंग नहीं करवाई। हमने सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट क्रिएट की है, एक तरह से हमने डेटाबेस में स्टोर कर दिया कि भाई ये रिक्वेस्ट आई है, इसको हमने स्टोर कर लो। बट अब हमें क्या बनाना होगा, फंक्शन बनाना होगा ताकि हम वोटिंग करा सकें। और इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फंक्शन वोट रिक्वेस्ट, वोट रिक्वेस्ट। और इसके अंदर भाई किस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए वोट करना है। जैसे यहाँ पे हमने देखा ना, रिक्वेस्ट 0 पे भी थी, रिक्वेस्ट 1 पे थी, हम किसके लिए वोट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे उस रिक्वेस्ट नंबर को, जो हमारा कंट्रीब्यूटर होगा बेसिकली, वो उस रिक्वेस्ट नंबर को यहाँ पे डालेगा। और मैं इसको बना दूंगा पब्लिक। अब हम लोग आएंगे, पहले तो ये चेक करेंगे कि भाई आप जो कंट्रीब्यूटर हो भी कि नहीं, आपने कभी कंट्रीब्यूट किया भी है कि नहीं। कंट्रीब्यूटर्स मैसेज डॉट सेंडर शुड बी ग्रेटर देन 0। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप कंट्रीब्यूटर हो ही नहीं। तो पहले क्या बताएंगे उसको कि यू मस्ट बी अ कंट्रीब्यूटर, यू मस्ट बी अ कंट्रीब्यूटर। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ हम पहले चेक कर लेंगे। अब हम वापस से यही चीज़ का यूज़ करेंगे, इस रिक्वेस्ट स्टोरेज तरह वाले जो हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पे भी हम लोग वापस से रिक्वेस्ट स्टोरेज दिस रिक्वेस्ट इज इक्वल टू, फिर से हम वही करेंगे रिक्वेस्ट, मगर इस बार हम लोग पॉइंट करेंगे जिस रिक्वेस्ट नंबर को हम चाहते हैं, जिस पे हम वोट करना चाहते हैं। तो उस रिक्वेस्ट रखें यहाँ पे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ किया, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट क्या गड़बड़ हो रही है, और रिक्वेस्ट अनडिक्लेयर्ड, यू मीन ओके, मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट नंबर गड़बड़ डाल दिया। ओके, ठीक है, रिक्वेस्ट नंबर ठीक। अब इसके बाद अब हम क्या चेक करेंगे कि भाई पहले से कहीं वोट तो नहीं किया हुआ है, और ये चीज़ हम लोग जब टेस्ट करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी। दिस रिक्वेस्ट डॉट वोटर्स, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, वापस से मैपिंग का ही यूज़ कर रहे हैं। एक बार मैं इसको कर दूँ फिर मैं बताता हूँ। मैसेज डॉट सेंडर इक्वल टू फॉल्स, और यहाँ पे हम कर देंगे यू हैव ऑलरेडी वोटेड। अभी मैं बता रहा हूँ इस लाइन का क्या मतलब है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस, अगर ये चीज़ सही है, मतलब कि इसने वोट नहीं किया है अभी तक एक तरह से, तो हम लिखेंगे न्यूज रिक्वेस्ट डॉट वोटर्स मैसेज डॉट सेंडर इज इक्वल टू ट्रू, अदरवाइज। और यहाँ पे दिस, अभी मैं ये पूरा फंक्शन बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट नॉन परिणाम ऑफ वोटर्स प्लस प्लस। ओके, अब यहाँ पे मैंने किया क्या है मैं बता दूँ। अब हुआ ये है कि मुझे वोट करना है, ठीक है, मतलब ये हमारा जो वोट है ये कौन कॉल करेगा, हमारा कंट्रीब्यूटर कॉल करेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मैंने बता दी। अब मतलब कि अब इसने जो वोटर होगा ये किसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए वोट करेगा। इसको एक बार करके ही देखते हैं, ठीक है, इसको मैं करके ही दिखाता हूँ, तो बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं, मैनेजर सेलेक्टेड है, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। फिर से वही 103600 मैंने किया डिप्लॉय, ठीक है, ओके। मैनेजर ने लेट से, मैनेजर ने रिक्वेस्ट की, इससे पहले कुछ ट्रांसफ़र कर देते हैं फ़ंड। तो मैं इसको लूँगा और मैं यहाँ से लेट से 500 वही लेट से इसने सेंड किया, ठीक है, सही हो गया ट्रांजैक्शन। फिर ये हमारा जो दूसरा अकाउंट था इसने भी लेट से 300 सेंड किए,
और इसने भी इंटर ट्रांसफ़र कर दिया। फिर हमारे और एड्रेस ने, थर्ड एड्रेस ने लेट्स से 200 ट्रांसफर सेंड। ठीक है, तो मैनेजर को यूज़ करके रिक्वेस्ट को क्रिएट करते हैं। और लेट्स से चैरिटी के लिए इसने रिक्वेस्ट की, फोर्थ वाले एड्रेस को मैं ले रहा हूँ। इसके लिए इसको चाहिए लेट्स से मान लेते हैं 400। मैंने क्रिएट की रिक्वेस्ट, अच्छा मैंने चेंज नहीं किया होगा, मैं चेंज करके ये इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि मैंने मैनेजर को सेलेक्ट नहीं किया था। मैं फिर से सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सही है। फिर ऐसा करते हैं फिफ्थ वाले के लिए मान लेते हैं कि इसको चाहिए वैक्सीन के लिए और इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। ठीक है, वैक्सीन के लिए, और यहाँ पे मैंने डाला ये, और लेट से इसको चाहिए 300 की ज़रूरत, चेंज कर दूँ। ठीक है, और मैंने किया क्रिएट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं ज़रूरत पे रिक्वेस्ट है कि नहीं। चैरिटी के लिए आ गई, फर्स्ट पे चेक कर लेते हैं। हमारे वैक्सीन के लिए आ गई। नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रीब्यूटर्स 3 है, बिल्कुल सही है। और बैलेंस कितना होगा 500 300 200, मतलब कि 1000 हमारे पास बैलेंस भी होगा। बट कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस अच्छा 997 है, मतलब कि कुछ मैंने लग रहा है कम कर दिया है। रिक्वेस्ट एक बार देख लेते हैं। रिक्वेस्ट 2, ठीक है, ये सही है। रेज अमाउंट ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ आई थिंक मिस्टेक कर दी है सेंड इधर करने में, तो 997 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब लेट से हम एक रैंडम अकाउंट उठाते हैं। ठीक है, अब एक यहाँ से एक रैंडम अकाउंट उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम वोट कर सकें। तो अभी तक हमने इससे कुछ यूज़ नहीं किया, इसकी को उठाते हैं। फिर इसको हमने शायद यूज़ किया 3, और नहीं इसको यूज़ किया, इसको उठाते हैं। तो इसने कभी कंट्रीब्यूट नहीं किया था, राइट, और इसके थ्रू हम करने की कोशिश करते हैं वोट। मैंने यहाँ पे वोट के लिए 0 लिखा, मैंने कहा वोट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे देखेंगे तो एरर आ रहा है। क्या आ रहा है, यू मस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटर, पहले कॉन्ट्रीब्यूटर बनो। कॉन्ट्रीब्यूटर नहीं है ये, कॉन्ट्रीब्यूटर कौन से थे, पहले 3 एड्रेसेस, पहले मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ। लेट से ये AB8 वाला आया और इसने वोट किया इस रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वोट रिक्वेस्ट, वंडरफुल। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट नंबर के लिए, मतलब कि 0th रिक्वेस्ट नंबर के लिए वोट हो चुका है। और इसको अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अभी नंबर ऑफ वोटर अभी तक 0 थे, राइट। अगर मैं 0th वाले की बात करूँ तो पहले 0 थे, अब देखना 1 हो जाएंगे। मैं कॉलूँगा कॉल, ये देखिए 1 हो चुके हैं, क्योंकि वोट रिक्वेस्ट ने क्या किया, उसके नंबर ऑफ वोटर को 1 से इंक्रीज करा दिया। मान लेते हैं जो दूसरा वाला आता है वो भी कहता है कि भाई मुझे फर्स्ट वाले को, मतलब 0th इंडेक्स वाले को ही वोट करना है। उसने किया वोट रिक्वेस्ट, और ये भी कॉन्ट्रीब्यूटर है। अब फिर से चेक करते हैं यहाँ पे वैल्यू रिक्वेस्ट, ये देखिए नंबर ऑफ वोटर कितने हो गए, 2 हो गए। तो वोट रिक्वेस्ट वाला हमारा फंक्शन तो कॉल काम कर रहा है। अब कहो क्या रहा है, फिर से वही चीज़ हो रही है, रिक्वेस्ट स्टोरेज दिस रिक्वेस्ट नंबर, मतलब कि फिर से वही पॉइंटिंग वाला ही काम हो रहा है। अब दिस रिक्वेस्ट इस वाली रिक्वेस्ट को एक तरह से इस तरह से ही पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पे दिस रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट मान लो हमने 0 के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो यहाँ पे अब क्या आ चुका है, एक तरह से दिस रिक्वेस्ट आ चुका है, और ये इसको पॉइंट कर रहा है इसी स्ट्रक्चर को। फिर क्या हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि दिस रिक्वेस्ट डॉट वोटर्स मैसेज डॉट सेंडर। ये वोटर कहाँ से आ रहा है, ये वोटर्स आपके यहाँ से आ रहा है, राइट, इसी वोटर्स यहीं से आ रहा है। अब हम क्या कह रहे हैं, क्या इस मैसेज डॉट सेंडर, और इसमें भी अगर देखें तो एड्रेस से ही था ना, इस एड्रेस से मतलब मैसेज डॉट सेंडर मतलब जो वोट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये वोट कर रहा था, राइट, तो इसी की वैल्यू यहाँ पे होगी। तो क्या जो इसकी वैल्यू है, राइट, इस रिक्वेस्ट की, जो ये रिक्वेस्ट की गई है, जिस स्ट्रक्चर को मैं पॉइंट कर रहा हूँ, उसके जो वोटर की यहाँ पे वैल्यू है, क्या वो ट्रू तो नहीं है। अगर ट्रू होती, मतलब सॉरी मैं ट्रू, मतलब अब इसको क्या कर दो ट्रू, या ओके मैं ऊपर नीचे हो गया, सॉरी यहाँ पे, हाँ, तो क्या ये फॉल्स है कि नहीं। अगर ये फॉल्स नहीं है, मतलब कि उसने पहले से ही वोट कर दिया है। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, हमने पहले से ही वोट कर दिया, यू हैव ऑलरेडी वोटेड। अगर ये चीज़ हमारा ये वाली चीज़ अगर फॉल्स हो जाती है, तो मतलब कि यू हैव ऑलरेडी वोटेड। इसीलिए अगर ये पहली बार में तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि भाई हमारा ये मैपिंग है ना, पहली बार में इनिशियल वैल्यू तो बुल की फॉल्स होगी, क्योंकि इनिशियली हमने बताया ये चीज़ कि बाय डिफ़ॉल्ट बुल्क में अगर कुछ आप नहीं इनिशलाइज करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स होगा। इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा,
फॉल्स होगा, तो ये चीज़ ट्रू हो गई। और ये चीज़ ट्रू हो गई तो हम नेक्स्ट लाइन पे, अब हमने इसको क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। मतलब कि आपने इस रिक्वेस्ट नंबर के लिए पहले से वोट कर रखा है, तो आपका आप फिर से वोट काउंट नहीं, मतलब इस तरह से हम डबल काउंटिंग ऑफ वोट से बच रहे हैं। तो अगर लेट से अगर यही एड्रेस फिर से 0th इंडेक्स के लिए रिक्वेस्ट करता है वोट करने के लिए, तो देखना एरर आएगा। ये देखो क्या आ रहा है, यू हैव ऑलरेडी वोटेड। तो ये जो लाइन है वोटर्स मैसेज डॉट सेंडर दिस रिक्वेस्ट, अब दिस रिक्वेस्ट का मतलब क्या है फिर से मैं बता दूं। दिस रिक्वेस्ट मतलब ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो ये वोटर्स मैसेज डॉट सेंडर है, क्या ये फॉल्स है कि नहीं। वोटर्स मैसेज डॉट सेंडर का मतलब क्या है, ये वोटर्स मैसेज डॉट सेंडर की वैल्यू फॉल्स है कि नहीं, और इनिशियली वो फॉल्स होगी, इसी वजह से हम पास कर पा रहे हैं और वोट कर पा रहे हैं। अभी पहले यहाँ पे बता दो, किसी को कोई डाउट तो नहीं, कोई डाउट है पराग आपको। हाँ एक्चुअली मतलब जो इनिशियली हम्म, मतलब उसकी फॉल्स रहेगी कंडीशन, मतलब 0 उस पर रहेगी, तो वो मतलब सेटिस्फाई करेगा। देन जैसे ही वो उसको वोट करेगा तो उसकी ऑलरेडी 1 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। क्या चीज़ बन हो जाएगी। वोट वोटिंग की हाँ मतलब फिर वो डबल से वोट नहीं कर पाएगा। हाँ, मतलब बेसिकली ये लाइन किस लिए ना, अगर मैं बताऊँ, इस लाइन को बस इसलिए रखा गया है ये चेक करने के लिए कि तुमने पहले से वोट तो नहीं किया हुआ है। अगर पहले से वोट अच्छा। किया होगा तो ये ट्रू हो जाएगी, अगर पहले से वोट नहीं किया होगा, इसलिए देखो ना नेक्स्ट टाइम मैंने इसको ट्रू कर दिया। क्यों ट्रू किया, हम्म। इसीलिए ट्रू किया ना। अब अगली बार ये वोट करने आएगा तो ये फॉल्स नहीं होगा, तो इसी वजह से ये वाली ठीक है। लाइन प्रिंट हो जा रही है। बस अब बस देखो सारा गेम यहाँ पे इसी चीज़ का है, पॉइंटर को समझने का। अगर ये चीज़ समझ में आ गई, दिस डॉट रिक्वेस्ट कर क्या रहा है, डॉट वोटर्स, तो सिंपली ये दिस रिक्वेस्ट मतलब ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये वोटर्स मैसेज डॉट सेंडर कौन सा, मतलब एक तरह से ये वाला मैसेज डॉट सेंडर, इसकी वैल्यू क्या है। वोटर्स मैसेज डॉट सेंडर का मतलब क्या हुआ, एक तरह से मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। एक तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, वोटर्स, यहाँ पे कुछ भी एड्रेस होगा राइट, इसकी अगर मैं पूछूँ आउटपुट क्या होगा, तो इसका आउटपुट फॉल्स होगा ना इनिशियल लेवल पे, मैपिंग ही तो है। तो बस वही चीज़ मैंने की है, और मैंने बस उसको इसके थ्रू पॉइंट कर दिया है। अभी अगर ये अभी भी नहीं क्लियर है तो एक बार आराम से बैठ के देखना, वरना हम लोग तो नेक्स्ट मीट में मिलेंगे तो वहाँ पे तो और भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे ही। ठीक है। हाँ शुभम आप भी बता दो पहले, एक मिनट। हाँ क्लियर है सर मुझे। क्लियर हो गया ये चीज़, हाँ ठीक है, ओके। तो अब हम लोग अपने लास्ट फंक्शन पे आ रहे हैं, इसके बाद हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम फाइनली एंड कर पाएंगे। और वो लास्ट फंक्शन क्या होगा, वो लास्ट फंक्शन हम लोगों ने देखो अभी तक क्या क्या कर लिया, इसको पहले देखें। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, हम लोगों ने अभी तक अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से अच्छे से बनाया, हम लोगों ने कंट्रीब्यूटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें कर ली, उसके लिए हमने सेंड इट बनाया, उसके लिए गेट कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस बना दिया, रिफंड बना दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया ताकि वो रिक्वेस्ट कर सके, और उसको मैपिंग और इस सब के थ्रू हम लोगों ने इन दोनों फंक्शन के थ्रू यूज़ किया। पहले उसने रिक्वेस्ट क्रिएट की, फिर उसके बाद उसने क्या कराया, वोटिंग करवाया। अब हम लोग फाइनली वोटिंग को क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर वोटिंग किसी एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के फेवर में है तो हम उस पर्टिकुलर रिसिपिएंट को ईथर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का अब लास्ट फंक्शन होगा। अब इसको भी हम लोग जल्दी से बनाते हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के बाद तो अब आप ट्राई कर सकते हो, जैसे कि वोटिंग सिस्टम, राइट, बहुत से लोग कहते हैं कि वोटिंग सिस्टम कैसे बनता है। तो अब आई थिंक यहाँ से क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा आप दिमाग यहाँ पे लगाना होगा, तो वोटिंग सिस्टम बनाना काफ़ी आसान हो गया। अब आप आराम से वोटिंग सिस्टम की प्रैक्टिस करोगे, कोशिश करोगे, क्योंकि अब आपने देख लिया कि वोटिंग किस तरह से कराई जाती है। एक तरह से हो गया है, वोटिंग ही तो करा रहा हूँ, कुछ अलग चीज़ थोड़ी करा रहा हूँ। अब वोटिंग सिस्टम जैसी चीज़ों को भी आप आराम से टैकल कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट फंक्शन पे, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, मैं नेक्स्ट लाइन पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो अब आते हैं अपने लास्ट फंक्शन पे जो कि होगा मेक पेमेंट। और इसके लिए भी भाई पेमेंट किसके लिए करनी है, उसका रिक्वेस्ट नंबर बताओ, क्योंकि रिक्वेस्ट तो कई सारी गई हुई हैं। रिक्वेस्ट नंबर, और मैं यहाँ पे करूँगा पब्लिक ओनली मैनेजर, सिर्फ मैनेजर के पास ही ये हक होगा कि वो पेमेंट कर सके, राइट। अगर ऐसे ही नहीं पेमेंट कर देगा कि हाँ उसका मन हुआ तो पेमेंट करे, उसके लिए भी हम फिर से सारी चीज़ें चेक करेंगे। पहली चीज़ हमें ये चेक करनी होगी कि क्या रेज्ड अमाउंट जो हमने अभी तक, इसलिए मैंने रेज्ड अमाउंट बनाया था, क्या वो ग्रेटर हो पाया कि नहीं। अभी तक पता चला अभी तक हम 1000 का टारगेट रखा था मगर अभी तक 800 ही हुआ है, तो उस केस में हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। टारगेट, ठीक है,
लास्ट में फिर हम करेंगे फिर से वापस से उसी का यूज़ करना है हमें, रिक्वेस्ट स्टोरेज दिस रिक्वेस्ट इक्वल टू रिक्वेस्ट। अब रिपीटिशन ही है पूरी तरह से, रिक्वेस्ट नंबर। फिर से हम एक स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहे हैं। अब आ रहे हैं हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? पहली चीज़, कहीं पहले से ही तो इसको पैसा दे नहीं गया है, पहले से कहीं ये कंप्लीट तो नहीं है, इसीलिए हम करेंगे दिस रिक्वेस्ट। इसीलिए मैं बनाया था वो कंप्लीटेड वाला वेरिएबल, कंप्लीटेड। कहीं अगर वो पहले से अगर होगी कंप्लीट तो हम क्या कह देंगे कि रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट अरे the request has been completed, और एट द एंड हम करेंगे रिक्वायर। एक और बात चेक करनी है, एक चीज़ और, वो ये है, अब हमें वोटिंग के बारे में बात करनी है क्योंकि हमने सारी चीज़ें चेक कर ली। अब वोटिंग के बारे में बात करेंगे, वो ये है कि जिस रिक्वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, और ये चीज़ अभी हम लोग पूरा टेस्ट भी करेंगे, नंबर ऑफ वोटर्स यहाँ पे ग्रेटर हैं कि नहीं हमारे नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटर्स डिवाइड बाई 2। अब इसका क्या मतलब है मैं बता रहा हूँ। तो हमें बेसिकली चेक क्या करना था, हमें यही देखना था कि 50% से ज़्यादा लोग वोट करें। नंबर ऑफ वोटर्स क्या बता रहे हैं, मान लो अगर 3 लोग हैं और 2 लोगों ने एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट, जो अभी हमने देखा कि उन्होंने चैरिटी के लिए 2 वोट किए थे, तो 3 अगर 3 डिवाइडेड बाई 2 किया जाए तो 3 डिवाइडेड बाई 2 एक तरह से अगर मान ले तो 1 आ रहा है। तो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, अगर परसेंटेज के बेसिस पे देखा जाए तो 50% से ज़्यादा लोगों ने वोट किया है इसके फेवर में। नंबर ऑफ वोटर्स इज ग्रेटर देन, मान लेते हैं कि 4 कंट्रीब्यूट है तो वो ज़्यादा आसान रहेगा, और 4 में से लेट से अगर 3 लोगों ने वोट कर दिया तो 4/2, 4/2 इज़ वॉट 2, 2 से 3 ज़्यादा है, मतलब कि क्योंकि भाई 50% हमें चेक करना है, राइट। तो एक तरह से हम उसी चीज़ का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, 50% ऑफ। अगर मैं बोलूँ कि 4 का 50% क्या होगा, 4 का 50% 2 होगा। अगर 2 से ज़्यादा लोगों ने वोट किया हुआ है तो सीधी सी बात है ये पास कर दो, अगर नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा दो कि भाई मेजॉरिटी डज नॉट सपोर्ट। और के बाद हम लोग करेंगे दिस। अब यहाँ पे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे पैसा, किसको पैसा करेंगे, अगर ये वाली रिक्वेस्ट, ये चीज़ वोटिंग फेवर में आ गई, मतलब कि अगर 50% ज़्यादा लोगों ने वोट कर दिया है, उस केस में हम रिसिपिएंट को वही डॉट ट्रांसफ़र वाले यूज़ करके दिस रिक्वेस्ट डॉट वैल्यू, मतलब यही चीज़ के लिए हम लोगों ने वैल्यू लिया था, राइट। जो हम लोग वैल्यू ले रहे थे बार बार यहाँ पे ये वैल्यू ले रहे थे, राइट। कितनी वैल्यू की ज़रूरत है उतनी ही वैल्यू हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे रिसिपिएंट को। और दिस रिक्वेस्ट डॉट कंप्लीटेड इक्वल टू ट्रू, मतलब कि इस रिक्वेस्ट को जो हम यहाँ पे चेक कर रहे थे, ये वाली चीज़, राइट, इसी चीज़ को हम चेक कर रहे थे। अब ये हो गई यहाँ पे ट्रू। तो अगली बार अगर कोई फिर से इसी रिक्वेस्ट के लिए कोशिश करेगा मैनेजर कि मैं फिर से इसी को पैसे दिलवा दूँ, तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि इस रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया गया। ठीक है, अभी मैं इसको एक बार पहले एक बार अच्छा बता दो, पहले कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, फिर बात करते हैं। तो इसको मैं एक बार टेस्ट करके बता देता हूँ। कोई डाउट? नहीं हो गया क्लियर। शुभम यहाँ पे क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? यस, मुझे भी क्लियर है। एक बार हाँ। भाई वो स्ट्रक्ट में बूलियन का बता दो नहीं तो, हाँ मतलब वो एक मिनट, स्ट्रक्ट में बूलियन, हाँ क्या चीज़ स्ट्रक्ट में बूलियन, कौन सी लाइन? अभी देखो ये 74 जो लाइन है ना, हाँ हाँ वो डिफॉल्ट फॉल्स है। हाँ हाँ तो मतलब हम लोग जब बूलियन डिक्लेयर करते हैं तो वो फॉल्स ही रहता है क्या डिफॉल्ट? हाँ। देखो ये, अब पहले ये चीज़ ध्यान समझना, एक चीज़ पहले, ये दिस रिक्वेस्ट किसको पॉइंट कर रहा है, ये दिस रिक्वेस्ट एक स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है, राइट। किसी एक स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है। डॉट कंप्लीटेड मतलब एक तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर है, लेट से इसको पॉइंट कर रहा है। अब डॉट कंप्लीटेड, इसके अंदर की वैल्यू देखो, डॉट कंप्लीटेड क्या ये फॉल्स है, तो इनिशियल लेवल पे तो ये फॉल्स होगी क्योंकि बुल बाय डिफॉल्ट अगर हम इसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम ट्रू करें जो उन्होंने किया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट कंप्लीटेड में अभी फॉल्स है। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, अगर ये फॉल्स है तब तो आगे बढ़ जाओ, मतलब कि ये रिक्वेस्ट अभी कंप्लीट नहीं की गई है। अगर ऐसा नहीं है तो हम बोल देंगे रिक्वेस्ट पहले से कंप्लीटेड, और यही चीज़ हमने यहाँ पे फिर कर भी दी।
कि भाई हमने आपकी रिक्वेस्ट मान ली है, आपको पैसा दे दिया गया है, अब फिर से क्यों आ रहे हो रिक्वेस्ट करने। क्लियर है, यस क्लियर। कोई डाउट। ठीक है, अब इसको हम लोग फाइनली एक बार टेस्ट कर लेते हैं, सारी चीज़ों को देख लेते हैं कि सारी चीज़ें सही से वर्क करेंगे कि। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर दूंगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने मैनेजर जी के पास और इनको कह देते हैं रिक्वेस्ट क्रिएट करने को। ठीक है, तो शुरू से एकदम शुरू करते हैं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ तो डिप्लॉय कर रहा हूँ। तो पहले टारगेट सेट कर लो 1000 का और कुछ भी टाइम ले लेते हैं लिमिट, और इसको मैंने किया डिप्लॉय। ठीक है, अब मैनेजर रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा। मान लेते हैं कि उसने रिक्वेस्ट की इस बार क्रिएट इन्वायरमेंट के लिए, और ये किसको सेंड करना चाहता है ये पैसे। लेट्स से ये पैसे वो सेंड करना चाहता है, ये मैं ये वाला एड्रेस ले रहा हूँ 787 वाले को। ठीक है, याद रखना पहले 3 का हम लोग यूज़ करेंगे सेंड ईथर करने के लिए, और 4th वाले को हम लोग पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। और एक मिनट, हाँ एक चीज़ और भी देख लेना, इसी में हम लोग इसी में मैं कोशिश करूँगा कि इसी को वोट देके इसको जिताऊंगा, तो इसके ईथर में चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि इसी को हम लोग इस लाइन के थ्रू ईथर ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो कुछ अमाउंट ऑफ ईथर इसमें चेंज होगा, तो थोड़ा ये 787 वाले का अगर चाहो तो नोट कर लो या कुछ कर लो, लास्ट में है 9741, इस तरह से याद रखना या फिर। ठीक है, इसके लिए रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं 787, यहाँ से कॉपी और इसको मैंने किया पेस्ट। लेट से इसको ज़रूरत है 800 भी बात। मैंने यहाँ पे अब इसको मैं वापस से मैनेजर कर रहा हूँ, मैंने किया क्रिएट रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई है, चेक कर लेते हैं 0 पे रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के लिए हमारी रिक्वेस्ट बन गई, अभी कोई वोट इसको नहीं दिया हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैं हटाता हूँ, दूसरी रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। इस बार ले लेते हैं, मान लेते हैं एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन, और इसमें हम लोग फिर दूसरा कोई एड्रेस ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। मैंने किया कॉपी, मैं इसको यहाँ पे करूँगा पेस्ट, और इसको ज़रूरत है लेट से 200 की। ठीक है, मैं इसको मैनेजर पे वापस से कन्वर्ट कर रहा हूँ और मैं अब इसमें क्रिएट रिक्वेस्ट करूँगा। ठीक है, रिक्वेस्ट कंफर्म, चेक कर लेते हैं। तो मान लेते हैं अभी के लिए ये 2 रिक्वेस्ट आई। ठीक है, तो एजुकेशन के लिए भी रिक्वेस्ट आई। अब ये जो अकाउंट्स हैं, पहले वाले ने लेट से सेंड किया 500 ईथर, मतलब वही में हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर देते हैं सेंड इट। ठीक है, फिर चेक भी कर लेते हैं रेज्ड अमाउंट में 500 हो गया होगा, तो ये कम क्यों हो रहा है बार बार, 498 क्यों हुआ, कहाँ जा रहे हैं 2 ईथर। चलो ठीक है, अभी के लिए इसको मैं देखता हूँ, और चलो इसको ऐसा करते हैं नेक्स्ट वाले ने। हाँ क्या चीज़, नीचे का एरो दबाते होगे तो उसकी वजह से होता रहेगा शायद। हाँ ये error से बात करते सही है, होगे। हाँ ये हो सकता। एक मैं दूसरे अकाउंट से करता हूँ। मैंने अभी के लिए हमारे पास कितना रेज़ हुआ है, हमारे लिए अभी पास 498 रेज़ हुआ है। ओके, तो मैं इस अकाउंट से लेट से मैं, भाई हाँ यूनिट वे में है, एक्चुअली गैस फीस कट रही होगी। नहीं, गैस फी तो अलग चीज़ है, नहीं वैल्यू, मतलब मैं वैल्यू तो ट्रांसफर 500 कर रहा हूँ ना, वो तो अलग से इसके अकाउंट से कटेगी। जो गैस फीस होगी ना, वो इसके अकाउंट से अपने आप डिटेक्ट होती जाएगी, उससे इससे मतलब नहीं है वैसे। चलो अभी देखते हैं, एक और बार ट्राई करते हैं। तो लेट से इसने दिया 600। अच्छा ये, हाँ सही कह रहा है वो चलो। शुभम, मैं नीचे कर रहा हूँ ना, तो वो एक्चुअली में ये वैल्यू चेंज हो रही है, देख रहे हो ये इसी वजह से हो रहा है ये। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ ना 600 करके, ठीक है होने दो। ठीक है, तो 599 ही हो रहा है, तो मैं यहाँ पे सेंड कर दे रहा हूँ। अभी हमारे पास रेज अमाउंट कितना हो गया। ठीक है, हमारा 2 तो वही है, 1000 क्रॉस कर गया। एक और ले लेते हैं, लेट से हमारा ये 3rd वाला है, और इसने लेट से ट्रांसफ़र किया 200, और इसने भी सेंड कर दिया। ठीक है, अब रेज अमाउंट क्या हो गया। ठीक है, तो रेज अमाउंट हमारे अगर टारगेट से देखा जाए तो ज़्यादा ही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो हमारा पहला अकाउंट है, या फिर यहाँ से शुरू फर्स्ट अकाउंट है, वो 0th वाले के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं करूँगा 0 पे रिक्वेस्ट। तो अगर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट देखी जाए 0th वाले के लिए तो 1 हो गई है। ठीक है,
और मैं फिर से दूसरा अकाउंट लूँगा और इसके लिए भी फिर से मैं वोट कर दूंगा, वोट रिक्वेस्ट। फिर से अब इसकी रिक्वेस्ट देख लेते हैं, तो 2 वोट इस पे आ गए, मतलब ये 3 में से 2 लोगों ने इस पे वोट किया है। ठीक, अब मान लेते हैं कि जो हमारा तीसरा अकाउंट आता है वो इस पे नहीं, फर्स्ट वाले पे वोट करता है, ये वाला, और ये करेगा वोट इसके लिए, तो वोट रिक्वेस्ट। ठीक है, चेक कर लेते हैं, अभी भी ये 2 ही रहेगा, 2 ही है। फर्स्ट वाले के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1। अब लेट्स से अब हम बात करेंगे मेक पेमेंट की। ठीक है, तो वोट भी हो गया, रिक्वेस्ट भी क्रिएट हो गई, पेमेंट की। मान लेते हैं कि फर्स्ट इंडेक्स के लिए ही जो हमारा मैनेजर है वो कोशिश कर रहा है कि फर्स्ट इंडेक्स के लिए मुझे पैसे चाहिए, मतलब कि हम चाहते हैं ये वाली जो रिक्वेस्ट है जिसके लिए अभी वोटर सिर्फ एक है, ठीक है, उसके लिए ही मर्ज से मुझे वो चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जाऊँगा मैनेजर को सिलेक्ट करूँगा और उसके लिए मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करूँगा, 0th नहीं फर्स्ट वाले के लिए, राइट। मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करूँगा और ये देखो क्या हुआ, मेजॉरिटी डज नॉट सपोर्ट। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, 1, कंट्रीब्यूटर्स कितने हैं, 3/2, जो कि एक तरह से 1.5 ही है। 1 क्या ग्रेटर देन है 1.5 से? बिल्कुल नहीं, तो इसीलिए मेजॉरिटी डज नॉट सपोर्ट। अब यही चीज़ मैं करूँगा 0th वाली रिक्वेस्ट के लिए। अब देखना यहाँ पे एड्रेस में इसके चेंज आ जाएगा। 0th पे हमारे कौन थी, 787 था ना, तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, 787 है। अब इसके देखना नंबर ऑफ ईथर्स में चेंज आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे वोट रिक्वेस्ट, क्योंकि मेरी बैटरी लो हो गई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगा वोट रिक्वेस्ट फॉर 0। ओके, मैं वोट रिक्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, पेमेंट करना है, पेमेंट फॉर 0, राइट। तो ये मैनेजर ने सेलेक्ट किया है, ठीक है, और मैं करूँगा मेक पेमेंट। तो ये देखो ये वाला हमारा क्या हो गया, वंडरफुली पूरी तरह से वर्क कर गया है। और अब हमारे ईथर जो थे वो ट्रांसफ़र हो गए होंगे हमारे, ये देखो इसमें ट्रांसफ़र हो गए होंगे। यहाँ पे चेंज आ रहा है, नोट किया था किसी ने, पहले आई थिंक कम था यहाँ पे। 741 था। हाँ, अब ये चेंज हो गया, अब वेई में ट्रांसफ़र हुआ है इसीलिए कम दिख रहा है, और ईथर में ट्रांसफ़र कराते तो ज़्यादा होता, तो इसीलिए ऐसा हुआ। क्लियर है यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत? हम लोगों ने पूरी तरह से अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोगों ने फंक्शनिंग शुरू में सोची थी वो पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट कर ली। किसी को कोई भी डाउट है यहाँ पे तो प्लीज़ पूछ लेना। कंप्लीट हो चुका है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मैं इसको एक बार मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ। हाँ, कोई भी डाउट है यहाँ पे किसी भी चीज़ में? क्लियर है, मतलब सही लगा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी चीज़ में, कोई भी? सही है कि हाँ भाई, क्लियर हो गया। चलो वंडरफुल भाई। और ये क्या हो रहा है, तो पराग सही है, कोई दिक्कत किसी तरह का, कोई डाउट? नहीं लाइक तुम्हारा साउंड एको कर रहा है। ओके, तो हम लोग इसको यहाँ पे, डेस्कटॉप से अनम्यूट कर। ओके, हाँ अब ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, तो कोई डाउट किसी को, सही लगा, मज़ा आया, मतलब कोई भी किसी भी हाँ चीज़ पूरा में? हाँ हाँ काफी बहुत ज्यादा थोड़ा मतलब सही चीज पे मतलब एक हम्म, माइंड में थोड़ा थॉट प्रोसेस बढ़ी है एक्चुअल में कैसे क्या होता है। cool, सही है, वंडरफुल। और शुभम तुम्हारा क्या रहा भाई एक्सपीरियंस? यस भाई, क्लियर हो गया बहुत सारी चीजें, मैपिंग और स्टफ बहुत अच्छे से, और सिंटैक्स भी पता लग गया मतलब अच्छे से। ये तो मैं क्या करूँगा, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से पूरा कॉपी पेस्ट आपको भेज दूंगा। तो आई होप आपको ये लाइव क्लास मेरी अच्छी लगी होगी और आपने अपना प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया होगा। अगर ये दोनों चीज़ें हुई हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपने इस प्रोजेक्ट से क्या नई चीज़ सीखी। साथ ही साथ अगर आपको लाइव क्लासेस के बारे में और जानना है तो आपको मैं बस सिंपली कहूँगा कि गूगल में, मतलब मैंने डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म शेयर किया है, सिंपली बस नाम, ईमेल और आपका नंबर उसमें फीड करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई लाइव क्लास करूँ तो आपको मैं इन्फॉर्म कर सकूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ, रेगुलरली मेरे चैनल पर नए नए कोर्सेज भी आते हैं। साथ ही साथ ये हमारी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।